आज हमारा सेकंड लास्ट सेशन है, ठीक है। तो इस सेशन में जो ज़्यादातर चीज़ें होंगी, अब रिफ्लेक्शन होगी। रिफ्लेक्शन से मुराद है कि हमने जो आप लोगों को नॉलेज कन्वे करना था वो मैक्सिमम कर चुके हैं। अब बेसिकली आप लोगों के साथ जो आज का सेशन है वो डिस्कशन टाइप होगा कि हम उस नॉलेज की एप्लीकेशन की बात करेंगे, ठीक है। तो जैसे आप लोग देख रहे हैं कि जो आज का हमारा प्रोग्राम है दैट्स अबाउट डाटा माइग्रेशन, जो इनिशियल डाटा हमने लोड करना है उसके बारे में। तो वहां तक जाने से पहले कुछ चीज़ें हैं, जैसे मैंने अभी बात की रिफ्लेक्शन की, तो मैं चाहूँगा कि एक दफ़ा टेस्ट भी हो जाए कि आप लोग इस वक्त कितने नॉलेजफुल हैं। तो आप मुझे बताएंगे कि हमने कौन कौन सी कॉन्फ़िगरेशंस की हैं अभी तक। अब तक हम कौन कौन सी कॉन्फ़िगरेशंस कर चुके हैं। अगर हम मॉड्यूल्स की बात करें तो जो मॉड्यूल्स थे हमारा फाइनेंशियल, ठीक है, हमने अब तक इसकी कॉन्फ़िगरेशंस को किया है। उसके बाद इन्वेंट्री, उसके बाद हमने किया है परचेज की कॉन्फ़िगरेशंस को, और लास्ट में हमने किया है बेसिकली सेल्स की कॉन्फ़िगरेशंस को, ठीक है, जो 4 मॉड्यूल्स कोर मॉड्यूल्स हैं हमारे इस स्कोप में। ऐसे ही है बेसिकली जो ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंशियल जो स्ट्रक्चर है बेसिक, वो हम फाइनेंशियल की कॉन्फ़िगरेशन में कवर कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब कौन बताएगा कि बेसिकली इसमें हमने कौन कौन से सेटअप्स बनाए हैं, ठीक है। फाइनेंशियल्स में बताएंगे किस किस चीज का सेटअप्स हमने किया है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर फाइनेंशियल में हमने टैक्स देखा था, अकाउंट्स देखा था और कुछ लेजर और एंट्रीज वगैरह देखी थी हमने सर। तो बेसिकली हमने यहाँ पे कंपनीज डिफाइन की थी, कंपनी स्ट्रक्चर डिफाइन किया था, कंपनी स्ट्रक्चर, ठीक है, नंबर 1। उसके बाद हमने कंपनी की ब्रांचेस, ओके, तो कंपनी ब्रांचेस, ब्रांचेस के बाद एनालिटिकल अकाउंट्स, जिसको हम कॉस्ट सेंटर और प्रॉफिट सेंटर कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया, चार्ट ऑफ अकाउंट, सीओए, ठीक है, और साथ साथ यस भी करें, एजाज अली ने लिखा है अकाउंट पेबल, अकाउंट रिसीवेबल, टैक्स पेमेंट्स, रिसीट्स। एजाज बहुत बुरे हालात है तुम्हारे तो। जी, और क्या क्या किया हमने। चार्ट ऑफ अकाउंट, चार्ट ऑफ अकाउंट के बाद अलावा हमने क्या किया, यहाँ पे कैलेंडर्स, ना याद हो तो 4C कैलेंडर, ठीक है। हमारा फाइनेंशियल कैलेंडर क्या होगा, और कैलेंडर के अलावा किया हमने जनाब करेंसी,
कंपनी कैलेंडर के 4 सी हो गया, ठीक है। टैक्स, उसके बाद बैंक्स, जी अकाउंट्स में कुछ रह गया तो बताएं। वैसे मैं आप लोगों से पार्टिसिपेशन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, सिर्फ रिएक्शन नहीं। अच्छा जी, इन्वेंट्री में हमने बेसिकली यहाँ पे प्रोडक्ट को रजिस्टर किया जो हमें रिक्वायर्ड थे, ठीक है, और हमने यूनिट ऑफ मेजरमेंट, ये नॉर्मली रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। ओडो तो बाय डिफॉल्ट बहुत सारी चीजें कर देता है, मगर नॉर्मली जब हम कोई भी एक सेटअप करते हैं ईआरपी तो ये सारी चीजें रिक्वायर्ड होती हैं, ठीक है। ये एक किस्म की हम रिवीजन कर रहे हैं। इसके अलावा आपके यूनिट ऑफ मेजरमेंट हो गए हैं, आपका वेयर हाउस, अगर आप लोकेशन वगैरह ऐड करना चाहते हैं तो लोकेटर्स ऐड कर लेते हैं। यानी हर मॉड्यूल्स की मैंने बताया था ना अपनी सेटिंग्स होती हैं, अपनी कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं, तो ये मॉड्यूल्स की कॉन्फ़िगरेशंस है, ठीक है। यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स, और इसके अलावा वो कुछ एडिशनल होती हैं, अगर आपने लॉट्स वगैरह की मैनेजमेंट करनी है, वैल्यूएशन लगानी है, इन्वेंट्री की वैल्यूएशन टेक्निक्स क्या है, ठीक है, फिर इनकी फाइनेंशियल से कॉन्फ़िगरेशंस, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या किया, वेंडर्स को रजिस्टर किया, और यहाँ पे हमने क्या किया, कस्टमर्स को रजिस्टर किया। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन हो? कोई ऐड ऑन करना चाहे यहां तक? सर आई हैव अ क्वेश्चन इन फाइनेंस, इसमें ब्रांचेस का बता दें सर, कंपनी के नीचे जो ब्रांचेस लिखी है ना, इसका थोड़ा सा बता दें। ब्रांचेस ऐसे ओडो ने ओडो 17 में ऐड किया ना, कंपनी के नीचे ब्रांचेस या यूनिट्स होते हैं। ब्रांचेस से मुराद ये है कि उसके कितने यूनिट्स हैं, ठीक है। अब एक फैक्ट्री है फॉर एग्जांपल, वो एक हेड ऑफिस है उसका लाहौर में, उसका एक ऑफिस कराची में है, एक मुल्तान में, एक फैसलाबाद में, उसकी फैक्ट्रीज है, ठीक है ना, या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। तो वो क्या होंगे, वो उसकी ब्रांचेस या यूनिट्स कहलाए जाएंगे, ठीक है। तो हम वो रजिस्टर करते हैं यहाँ पे। आपको यूनिट वाइज रिपोर्टिंग भी चाहिए होती है ना, ब्रांच वाइज रिपोर्टिंग, तो ये उसके लिए ऐड की जाती है, ठीक है जी। और किसी का क्वेश्चन है कोई? अच्छा, अब मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, अब क्या हमारा ईआरपी रेडी हो गया है? हम ये मॉड्यूल्स लाइव कर सकते हैं? देखिए, हमने सेटअप्स बना लिए, कॉन्फ़िगरेशंस कर दी हैं इनकी, ठीक है। ये हमने इसमें चीजें लोड कर दी हैं, तो क्या अब ईआरपी रेडी है, हम इसको लाइव कर दें, यूजर को दे दें कि भी यूजर चलाओ अब इसको? सर बेसिकली देखा जाए तो जी जी, आप बात करो अली। नहीं सर, कर लें, आप करें बात। कुछ नहीं, मैंने यही ऐड ऑन करना था कि इसमें डेमो भी अभी हो सकता है, और फिर हम क्लाइंट को लाइव के लिए दे सकते हैं। डेमो होगा, उसके बाद हम क्लाइंट को लाइव करेंगे। और इसके अलावा थैंक यू सर।
जी, और क्या होगा इसके अलावा? सर इसमें जो है आपके एम्प्लॉय जिसको हम दे रहे हैं वेंडर को, उसकी ट्रेनिंग वगैरह शामिल होगी इसमें। लाइव करने से पहले बेसिकली उसको यूज़ कैसे करना है उसकी ट्रेनिंग वगैरह इंक्लूड होगी इसमें। तो लाइव करने के लिए ट्रेनिंग्स करवानी है हमने, डेमोन्स्ट्रेशन करवानी है, ठीक है? मगर मैं यहाँ तक, अब मेरा जो क्वेश्चन है, क्या एज ए फंक्शनल कंसल्टेंट आप लोगों की तरफ से सिस्टम रेडी है? हर नीड फुलफिल कर चुके हैं आप लोग? बेसिकली जो अब हमारा काम है वो है डाटा की लोडिंग, ठीक है? अभी हमने इसमें डाटा तो लोड किया ही नहीं है, ठीक है? ट्रेनिंग्स के दो मेथड्स हो सकते हैं। एक मेथड इसका ये होता है कि आप जो ट्रेनिंग्स है, हम क्योंकि कई दफा ना हम डेमो डाटा पे यूजर की ट्रेनिंग करवा देते हैं, कई दफा हम उसमें रियल डाटा डाल के ना तो यूजर की उसमें ट्रेनिंग करवा के बाद में ट्रांजैक्शनल डाटा रिमूव भी कर देते हैं, ठीक है? तो ये अप्रोच होती है, मगर क्योंकि अभी हमने देखो ये सिर्फ सेटअप्स बनाए हैं, ये इनके सीड डाटा को अभी लोड किया है, ठीक है? मगर इसमें जो डाटा है जिससे बेसिकली जिसको हम ओपनिंग बैलेंसेस कहते हैं, ठीक है, वो तो अभी लोड ही नहीं किया। तो आज का जो हमारा सेशन है दैट इज अबाउट हाउ टू लोड द ओपनिंग बैलेंसेस, ठीक है? आप ये सारे सेटअप स्ट्रक्चर बनाना सीख चुके हैं। अब आपने क्या करना है कि यूजर से उसके ओपनिंग बैलेंसेस लेने हैं, क्लाइंट से ओपनिंग बैलेंसेस लेने हैं, और उन ओपनिंग बैलेंसेस को आपने सिस्टम में लोड कर देना है, ठीक है? अच्छा, अब ओपनिंग बैलेंस किस किस का आएगा, को बताएगा? फाइनेंस में हम क्या लोड करेंगे? बेसिकली फाइनेंस में हम लोड करेंगे यहाँ पे, ठीक है? अभी मैं सबसे पहले सिंपल बॉर्डर लेके आता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल ईयर एंड हो रहा है, ठीक है? कंपनी है जिसका ईयर एंड हुआ 30 जून को, और 1 जुलाई से वो नए सिस्टम पे शिफ्ट हो रही है। तो हम बेसिकली क्या करेंगे कि पुराने सिस्टम से जो ईयर एंड पे 30 जून का जो है वो हम ट्रायल लेके आएंगे, ठीक है? और ट्रायल में भी अब बेसिकली बैलेंस शीट आइटम्स, या इन अदर वर्ड्स क्या, बैलेंस शीट्स लेके आओगे, ठीक है? बैलेंस शीट आएगी उसकी। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस तो मंथ ईयर एंड के साथ एंड हो गया ना, जो भी प्रॉफिट था या लॉस था वो बैलेंस शीट में ट्रांसफर हो गया। तो अगर 1 जुलाई को हम अगर मूव कर रहे हैं, सिस्टम को लाइव कर रहे हैं, तो हम उससे क्या शिफ्ट करेंगे? ओपनिंग बैलेंसेस में जो 30 जून पे हमारी फाइनल जो बैलेंस शीट थी, ठीक है? और बैलेंस शीट में हमारे पास क्या क्या चीजें होंगी? एसेट्स, इक्विटी और लायबिलिटीज, ये तीन चीजें हम बेसिकली लेके आएंगे वहां से ओपनिंग बैलेंसेस में। ऑलराइट, अच्छा काइंडली मुझे बता दें आप लोग अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, क्योंकि मुझे ना आप लोगों की तरफ से रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, मुझे भी मजा नहीं आ रहा कोई। अगर तो सर जी बताएं। अकाउंट्स में दो अकाउंट्स का मुझे नाम भूल गया, दो अकाउंट्स होते हैं, एक नॉमिनल अकाउंट होता है और एक दूसरे अकाउंट, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। तो वो जिनका नाम नहीं याद आ रहा वो सारे अकाउंट इसमें आएंगे। मतलब बेसिकली नॉमिनल अकाउंट तो वो होते हैं ना जो ईयर एंड पे आपके क्लोज हो जाते हैं, जी जी, बेसिकली और जब हम दूसरे जो बैलेंस शीट आइटम्स की बात की ना, तो बैलेंस शीट आइटम्स का मतलब ये है कि बैलेंस शीट में तीन चीजें आती हैं आपकी, ठीक है? एसेट्स, इक्विटी और लायबिलिटीज, ये अकाउंट्स, ठीक है? और जो आपके नॉमिनल अकाउंट जिनको आप कह रहे हो वो जाते हैं आपके पीएनएल में, ठीक है? इनकम और एक्सपेंसेस। तो बेसिकली जो इनकम और एक्सपेंसेस हैं, ये वाले जो अकाउंट हैं ये ईयर एंड के साथ एंड हो जाते हैं, ठीक है? खत्म हो जाती हैं ये वाले, ठीक? अंडरस्टैंड कर पाए यहाँ तक? यस सर।
तो हमने बेसिकली 1 जुलाई को ट्रायल लिया कंपनी का, 30 जून का ट्रायल उसका रात 12 बजे ओके हुआ। तो हमने क्या किया, उस पे सारी ट्रांजैक्शन क्लोज करके उसका उस पे रन चलाया, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस उसने उसका बना के तो बैलेंस शीट में आइटम ट्रांसफर की। तो हमने उसकी जो बैलेंस शीट थी, बैलेंस शीट को उठा के हम ले आए यहाँ पे लोडिंग के लिए, ठीक है। अभी लोड कैसे करना है मैं वो आपको बताऊंगा, अभी सिर्फ मैं ये बता रहा हूँ कि हमने करना क्या क्या है, ठीक है। इन्वेंट्री से क्या आएगा, देखते हैं जी, बताएगा कोई। इन्वेंट्री से हम क्या लेके आएंगे लोडिंग के लिए? प्रोडक्ट्स तो ऑलरेडी आ गई हैं जी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आएगी सर। जी, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आएगी, क्लोजिंग स्टॉक्स, और क्वांटिटी भी आएगी उसकी, ठीक है। क्वांटिटी प्लस प्राइस, ठीक है। तो ये आप दो चीजें बेसिकली इन्वेंट्री से लोगे। और मुझे फाइनेंशियल में बताए, फाइनेंशियल में और क्या क्या है जी? फिक्स्ड एसेट, ये सारी चीजें इसी में ही आएंगी जी। फिक्स एसेट, देखो याद रखो, हर वो चीज जो कि अपनी इंडिविजुअल भी वैल्यू मेंटेन रखती है ना, वो यहाँ पे लाई जाएगी और वो बैलेंस शीट आइटम होगी, ठीक है। जैसे कि फिक्स एसेट्स, लॉन्ग टर्म एसेट होंगे, करंट एसेट्स होंगे। फिक्स एसेट्स क्योंकि अलग सी एसेट्स है ना, वो तो सर बैलेंस शीट में आ जाएंगे, मगर फिक्स एसेट्स इंडिविजुअल्स आएंगे। और क्या आएगा, लॉन्ग टर्म एसेट्स आएंगे सर। पेंडिंग, सर वो फिक्स एसेट्स ही हैं। परचेज इनवॉइसेस, और पेंडिंग सर इस तरह यहाँ पे अक्रूड और प्री पेमेंट्स भी आएंगी। सेल इनवॉइसेस, जी बिल्कुल आएंगी। वो देखो बैलेंस शीट के साथ आ गई हैं वो बैलेंस शीट के साथ आ गई हैं, ठीक है। देखो बैलेंस शीट में तो आ सर रही है ये जो लॉन्ग टर्म, जी बोले। सर इंडिविजुअल फिक्स एसेट है, ये इटसेल्फ पार्ट नहीं है बैलेंस शीट के? मैं बताता हूँ इस पे, ठीक है। मैं बिल्कुल बताता हूँ, आपका क्वेश्चन बहुत वैलिड है कि इनकी वैल्यू तो बैलेंस शीट आइटम का पार्ट है, तो हम इसको अलग से क्यों लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो देखो वैल्यू तो स्टॉक की भी यहाँ पे पार्क है, मगर हमें स्टॉक की आइटम्स चाहिए ना, ठीक है। हमें क्लोजिंग बैलेंसेस और इनवॉइसेस, क्योंकि इनकी इन पे ट्रांजैक्शन होनी है, पेंडिंग हमने कितनी लेना है कितना देना है ये हमें चाहिए ना। फिक्स एसेट्स हमारे इंडिविजुअल वैल्यू उनकी क्या है ये हमें चाहिए। तो बेसिकली हम ये चीजें इनको यहाँ से, ठीक है, पिक करेंगे इनके बैलेंसेस, और हम इनको लेके आएंगे सिस्टम में, ठीक है। ईआरपी में जो नया हमारा सेटअप है हम उसमें लोड कर देंगे। यहां तक पहले कोई क्वेश्चन है पूछें, आगे लोड कैसे करना है मैं वो आपको बताऊंगा। यहां तक का क्वेश्चन है तो प्लीज पूछें कोई। सर आपकी आवाज़ कट रही थी, वो दोबारा बता दें। ये सेपरेट क्यों लिखा आपने? मतलब फिक्स एसेट के जो अकाउंट है उन्हें बैलेंस शीट से सेपरेट क्यों लिखा? जी अच्छा, बैलेंस शीट में ऑलरेडी ये सारी की सारी आइटम्स होंगी, ठीक है। अब हमने ओपनिंग बैलेंसेस बनाने कैसे हैं, मैं आता हूं इनकी तरफ। जो आपका क्वेश्चन है ना अली, मैं इसकी तरफ आता हूं। अब सबसे पहले ये है कि इसमें जो मुश्किल काम होता है ना वो ये वाला होता है, ठीक है। क्योंकि हम ईयर एंड पे लेके आ रहे हैं, और ईयर एंड पे क्या करते हैं हम लोग, बेसिकली उसकी बैलेंस शीट उठा लेते हैं। तो हमने क्या किया, बैलेंस शीट ली यहाँ से। अब हमारे पास है दो तरह के अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट स्टेज होती है कि आपने बेसिकली प्रिपरेशन करनी है ओपनिंग बैलेंसेस की, ठीक है। आपके पास दो चार्ट ऑफ अकाउंट्स हैं। एक चार्ट ऑफ अकाउंट है ओल्ड, ठीक है, जिसे कहते हैं लेगेसी सिस्टम, जो हमारे पास पुराना चला आ रहा है। दूसरा चार्ट ऑफ अकाउंट है न्यू सिस्टम का, ठीक है, जो आपने लोड किया है अभी। और इनमें मोस्टली चेंजेस होती हैं, इनमें नॉर्मली चेंजेस होती हैं, ठीक है। ये अकाउंट्स डिफरेंट होते हैं नॉर्मली।
अच्छा, डिफरेंट ये किस तरह होते हैं कि अब जैसे आपने नया चार्ट ऑफ अकाउंट बनाया ओडो में, ठीक है, ये वाला चार्ट ऑफ अकाउंट आपने पुराना था मगर आपने नया बना लिया ओडो में, वो आपने ज्यादा स्मार्ट कर लिया। अब कई दफा हमें प्रॉब्लम आती थी कि कई ऑर्गेनाइजेशन के चार्ट ऑफ अकाउंट बड़े लेंथी होते थे। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में उन्होंने हमें 300 पेजेस का अपना चार्ट ऑफ अकाउंट दे दिया, और उन 300 पेजेस को जब हमने कन्वर्ट किया 3 पेजेस में, ठीक है, तो आप अंदाजा करें कि कितनी बड़ी चेंज आई है ये। अच्छा, अब जब ये बेसिकली कन्वर्जन होती है ना, तो आपको दोनों को मैप करना पड़ता है, ठीक है। उसके लिए जो आपने यूज करना है वो आपने क्या करनी है, मैपिंग करनी होती है। इसलिए जब हम चार्ट ऑफ अकाउंट प्रिपरेशंस करवाते हैं तो हम तभी कह देते हैं रेलिवेंट पार्टीज को, क्यों? क्योंकि चार्ट ऑफ अकाउंट हम खुद नहीं बनाते, हम अपने क्लाइंट की जो अकाउंट्स की टीम होती है हम उनके साथ मिलकर ये बनाते हैं, ठीक है। और हम इनको तभी कह देते हैं जी इसकी मैपिंग कर लें, क्योंकि जब हमने डाटा लोडिंग करनी है उसमें हमें कुछ चैलेंज ना आए। ये आप लोग अंडरस्टैंड कर पाए इस चीज को कि आपके पास 2 चार्ट ऑफ अकाउंट हैं, एक नया और एक पुराना, और मैपिंग का मतलब ये है कि जो नया अकाउंट है उसका हर अकाउंट में ओल्ड कितने अकाउंट मैप हुए हुए हैं। अब देखिए ये एक सैंपल चार्ट ऑफ अकाउंट है, ठीक है। इस चार्ट ऑफ अकाउंट में मैंने एक्सपेंसेस को लिया है। आप जब पार्टी के साथ बैठते हो ना तो आप देखते हो कि उसने एक्सपेंसेस के कई अकाउंट खोले हुए हैं, ठीक है। जैसे रेंट एक्सपेंसेस, ऑफिस स्पेस, रेंट एक्सपेंसेस, सेलिंग स्पेस, रेंट एक्सपेंसेस, पता नहीं किस किस तरह के उसने ना काफी सारे अकाउंट खोले। अच्छा, अब जो आपका सिस्टम है वो ज्यादा स्मार्ट है। वो क्या कहता है, वो कहता है कि आप रेंट एक्सपेंस खोलो और बाकी चीजों को एनालिटिकल अकाउंट से मैनेज कर लो, ठीक है। वो कहता है सिर्फ रेंट एक्सपेंस का एक अकाउंट खोलो और बाकी जो है ना वो आप कॉस्ट सेंटर से, एनालिटिकल अकाउंट से उन चीजों को मैनेज कर लो कि ये ऑफिस स्पेस है, सेलिंग स्पेस है या किस चीज है। तो आपको ये 3 अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक अकाउंट खोलने की जरूरत है। अब नए चार्ट ऑफ अकाउंट में आप क्या करोगे, सिर्फ ये एक अकाउंट खोलोगे और उसके साथ उसके सामने मैप करोगे कि बेसिकली ये एक अकाउंट इन 3 अकाउंट्स का अल्टरनेट है, इनका मुतबादिल है, ठीक है। इसको अंडरस्टैंड कर पाए आप लोग? ये कहलाती है मैपिंग। नॉर्मली क्योंकि जो पुराने चार्ट ऑफ अकाउंट होते हैं ना, अगर उसमें लोगों के पास ऑप्शन होती है चार्ट अकाउंट खोलने की, वो उसमें ना अकाउंट खोलते चले जाते हैं, अकाउंट खोलते चले जाते हैं, वो एक एंडलेस प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसी सूरत में क्या होता है कि अकाउंट्स बेतहाशा हो जाते हैं, और ऐसी सूरत में बेसिकली नए जो जब नया आप चार्ट ऑफ अकाउंट बनाते हो तो आप क्या करते हो, आप उसको ऑप्टिमाइज करते हो। ऑप्टिमाइज करने से मुराद ये है कि आप बेसिकली, क्योंकि नॉर्मली सिस्टम की लैंग्वेज में कहा जाता है ना कि गार्बेज इन गार्बेज आउट, अगर आपने वही चीजें दोबारा सिस्टम में डाल दी तो फायदा क्या हुआ। तो इसलिए जो बहुत इंपॉर्टेंट टास्क होता है वो आपका ये देखो यहाँ पे आपका नॉलेज और एक्सपर्टीज अप्लाई हो रही होती है कि आप अपने क्लाइंट के लिए वैल्यू क्रिएट कर रहे होते हो या वैल्यू ऐड कर रहे होते हो, ठीक है। अब जैसे मैंने यहां से उठाया कि ये रेंट एक्सपेंस, ठीक है। अब दोनों फाइल मैंने एक्सेल में ली, ये है मेरा न्यू चार्ट ऑफ अकाउंट, ठीक है। इसमें जो अकाउंट्स है मैंने इस फॉर्म में ओपन किए, और ये है मेरा ओल्ड चार्ट ऑफ अकाउंट। ये इसी के सामने बेसिकली मैंने क्या किया कि जो मैंने इसका अल्टरनेट अकाउंट्स थे वो मैंने यहीं पे लिख दिए इसके सामने। Sir, here I have addition. Why not? Sir, in other word, we can say when we have to, जब हमने एक नया सिस्टम सर मूव ऑन करना है या लाइव करना है तो उस वक्त हम ऑल काइंड ऑफ रियल अकाउंट एंड पर्सनल अकाउंट उनको सर हम उनका डेटा लेकर जाते हैं नए सिस्टम में। मतलब पर्सनल अकाउंट में हम हमारा सर सेल्स और परचेज का दोनों तरफ से डेटा आ जाएगा,
और रियल में हमारा इन्वेंट्री और फाइनेंस दोनों कवर हो जाएंगे सर? अब ना अभी थोड़ा सा एक दफ़ा ठहर जाओ, ये चीज़ें ना इन टर्म्स के साथ मैं आपको एंड पे बताऊंगा, ठीक है? अभी एक दफ़ा प्रोसेस को अंडरस्टैंड कर लो, मैं आपके क्वेश्चन के आंसर करता हूँ, ओके सर। ठीक है? तो ये मैंने एक अकाउंट मैप कर दिया, ठीक है? अब देखें मेरे नए सिस्टम में ये जो अकाउंट है ये सिर्फ एक है, मगर मेरे पुराने सिस्टम में ये 3 अकाउंट हैं। अच्छा, इसका मुझे फायदा क्या होगा? फायदा होगा वैल्यूएशन में, फॉर एग्जांपल, ठीक है? नॉर्मली यहाँ पे बैलेंस शीट के अकाउंट आने चाहिए, मगर मैंने आपको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे एक्सपेंस के अकाउंट उठाए हैं, ठीक है? अगर हम कौन क्या लेके आ रहे हैं, बैलेंस शीट आइटम्स लेके आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल इसमें बैलेंस था 400 का, इसमें था 200 का और इसमें था 150 का, ठीक है? तो जब मैं इसको लेके जाऊंगा यहाँ पे, तो मैं सिर्फ क्या करूंगा, इनका सम एक अकाउंट में, ठीक है? तो मेरे पास जब मैपिंग हुई होती है ना, तो ये बड़ा आसान होता है कि मुझे पता चल जाता है कि ये सारे का सारा, क्योंकि देखो सिस्टम से आपने बैलेंस मूव ऑन करना है, तो मुझे पता है कि ये वाले जो मेरे जितने भी अकाउंट्स हैं बेसिकली इनका जो बैलेंस है ये यहाँ पे जाना है, ठीक है? क्लब होके जाना है। तो मुझे मैपिंग का बेनिफिट ये है। इस कंसेप्ट में अगर कोई चैलेंज है तो प्लीज मुझसे जरूर पूछें। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा सर, ये चीजें जो कंसेप्चुअली तो हमें कुछ थोड़ा सा आइडिया है, क्या हमें कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल आप दे सकते हैं उर्दू के साथ? मुझे बताएं सर, क्या पूछना चाहते हैं आप? ये जो भी हमने एक ऑप्शन, अभी आप मुझे एक एग्जांपल दे रहे हैं जो कि एक एक्सेल में आप बना के दिखा रहे हैं, जी जी, ये तो ठीक है, ये हमें आइडिया हो रहा है, लेकिन ये जब तक हम लोगों को उर्दू में नहीं आएगा, हमारी इसका कोई उर्दू के हवाले से समझना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मसलन देखिए, सबसे पहले तो आप कंसेप्ट को तो अंडरस्टैंड करें ना। देखिए, अगर उर्दू में भी आपने लेके जाना है ना सर, तो वो हम एक्सेल से ही लोड करते हैं। पहले एक्सेल में डाटा तो प्रिपरेशन करें आप। सर एक्चुअली एक्सेल में प्रिपरेशन इज ओके, हम लोगों को समझ आ रहा है कि हम लोगों ने इसको एक ओपनिंग बैलेंस के तौर पे लेके जाना है। जी जी, मैं ऐसे ओपनिंग ही। बैलेंस की बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि हम लोगों ने जब इनके अकाउंट्स को वहां पे जाके आपस में ओपन करना है, किसी एक अकाउंट के आगे सब अकाउंट्स बना रहे हैं एनालिटिकल अकाउंट्स में, तो काइंडली अगर आप उसको उसमें प्रैक्टिकल हमें करके दिखा दें तो वो ज्यादा इजी हो जाएगा। नहीं, शायद आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाए या मैं नहीं अंडरस्टैंड कर पाया सर। ये वाली जो चीज़ है ना, ये उर्दू में तो मैपिंग होनी नहीं है ऐसे। उर्दू में तो सिर्फ ये है, ठीक है? उर्दू में सिर्फ आपका नया चार्ट ऑफ अकाउंट है, ये तो होता ही एक्सेल में है। अच्छा, उर्दू में हम क्या करते हैं, अपना चार्ट ऑफ अकाउंट जब बनाते हैं ना, तो एक्सेल में उसको डाउनलोड कर लेते हैं और उसकी मैपिंग कर देते हैं अपने प्रीवियस चार्ट ऑफ अकाउंट के साथ, और वो एक्सेल में होती है। अभी हम सर मैं जी मैपिंग जी मैपिंग मैपिंग मुझे नहीं प्रॉब्लम, मैपिंग में समझ गया हूँ आपकी बात। जी जी, मैं ये कह रहा हूँ कि जब हम लोग इसको अपलोड करते हैं, लेट्स सपोज अब इसको हम लोगों ने प्रैक्टिकली भी तो सिंगल हैंडली ओपन करना है ना। एक्सपेंस के आगे अब मैंने एनालिटिकल अकाउंट्स अगर बनाने हैं तो अभी तो आप अपलोड कर देंगे, ठीक है? तो इसको हम लोग वैसे भी तो बना सकते हैं, उसकी भी मैं कह रहा हूँ कि अगर मेरे को प्रैक्टिस करवा दूं तो। एनालिटिकल अकाउंट्स की प्रैक्टिस की आप बात कर रहे हैं? जी, इस प्रैक्टिकल जो है ना एग्जांपल को लेके सर, जो एनालिटिकल अकाउंट्स है ना, वो मैं आपको अलहदा से उसकी एक सेशन हम कल का रख लेते हैं, ठीक है? कल के सेशन में एक पार्ट उसका करवा देता हूँ कि एनालिटिकल अकाउंट्स को कैसे लेके आना है। मगर यहाँ पे बेसिकली अभी एनालिटिकल अकाउंट्स हम लेके नहीं आ रहे, हम तो चार्ट ऑफ अकाउंट का बैलेंस लेके आ रहे हैं ना अभी। जी बिल्कुल ठीक है, वो वहां तक ठीक है आपकी बात। ठीक है, हम इसको ना स्टेप बाय स्टेप आगे लेके चलते हैं अभी, क्योंकि मेरी कोशिश है कि मैं चीज़ों को थोड़ा सा ना छोटे छोटे स्टेप्स में बनाऊं, ताकि हम लोग प्रोसेस को अंडरस्टैंड कर पाए। अच्छा, जब बेसिकली हम ये इसको कर लेंगे, तो अब जो एनालिटिकल अकाउंट्स है ना, ये ऐसी सूरत में होता है कि जब आप ट्रायल विद एक्सपेंस लेके आते हो, ठीक है? अभी मैंने इसलिए कहा था कि हम सबसे पहले जो सिंपल मॉडल है वो ये है कि हम बैलेंस शीट लेके आते हैं। हमने कहा कि हमारा 30 जून को ईयर क्लोज हुआ, 1 जुलाई को हमने बेसिकली क्या किया कि हमने नया ईयर स्टार्ट किया, ठीक है? और उसमें सबसे आसान और सिंपल मॉडल होता है, इसलिए कंपनीज प्रेफर करती हैं नए ईयर के स्टार्ट से ना, कि उसमें आपने क्या करना होता है, बैलेंस शीट फाइनल होती है वो उठाते हैं, उठा के आपके चार्ट ऑफ अकाउंट में जो मैपिंग हुई होती है उसमें के साथ बैलेंसेस को मैच करते हैं और आप उसको लोड कर देते हैं, ठीक है?
तो सर हम पहले स्टेप में ये करते हैं, फिर नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे अगर हमने ड्यूरिंग द ईयर अगर लेके आना है तो फिर हमने क्या करना है। ठीक, अच्छा आगे बढ़ते हैं सर। चार्ट ऑफ अकाउंट मैप हुआ। चार्ट ऑफ अकाउंट के मैपिंग से हमने देख लिया कि बेसिकली जब हमने अपने बैलेंसेस की प्रिपरेशन करनी है तो बैलेंसेस की प्रिपरेशन हमारे लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाती है। ठीक है, तो अब हमने क्या किया कि हमने बेसिकली बैलेंसेस की मैपिंग कर ली, उनकी प्रिपरेशन कर ली। ठीक है, अब जब हमने बैलेंसेस की मैपिंग और प्रिपरेशन की है तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम इन बैलेंसेस को लेके आएंगे इन द फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट। ठीक है, अच्छा मगर जब आपने ये बैलेंस शीट लेके आनी है तो बैलेंस शीट में देखिए कुछ चीजें हमने यहाँ पे अभी निकाली हैं कि ये चीजें हमें एडिशनली रिक्वायर्ड होती हैं इनके साथ। ठीक है, हमें बेसिकली स्टॉक भी चाहिए, बैलेंस उसका क्या है अलहदा से चाहिए, हमें फिक्स एसेट्स का बैलेंस चाहिए अलहदा से, हमने ये भी कर लिया। ठीक है, हमें चाहिए कि हमारे पास पेंडिंग इनवॉइसेस कितनी है और हमें रिक्वायर्ड है कि बेसिकली हमारे पास जो है वो पेंडिंग परचेज और सेल दोनों की कितनी कितनी इनवॉइसेस हैं। ठीक है, अच्छा अब क्वेश्चन ये आता है, ठीक है, कि ये हमें सेपरेटली क्यों चाहिए कि जब इनकी वैल्यू ऑलरेडी बैलेंस शीट में मौजूद है। तो इसके लिए सबसे पहले को आप में से आंसर करना चाहेगा कि हमें सेपरेटली क्यों चाहिए। क्योंकि सर जी, क्योंकि सर इसमें जो पेंडिंग इनवॉइसेस हैं, सेल्स इनवॉइसेस, ये ऑलरेडी इन प्रोसेस हैं। तो अगर हम लोगों के इसमें बैलेंसेस अवेलेबल भी हो बट उनका स्टेटस जो है वो हमारे नेक्स्ट ईयर में आके उसने भी क्लोज होना है। तो चूंकि ओपन स्टेट में है, जब इन्होंने आगे जाके क्लोज होना है तो क्लोज तभी होंगे जब हमारे नए सिस्टम में ओपन होंगे। जी बिल्कुल ठीक है सर आपने। ठीक है, क्योंकि ये इन प्रोसेस है, पेंडिंग है ना, इसलिए मैंने साथ इनके टर्म पेंडिंग यूज की है। ठीक है, कि ये अभी देखो क्लोज तो नहीं हुई, इन्वेंट्री अभी हमारे पास पड़ी हुई है। जो स्टॉक हमारा उस डेट को पड़ा हुआ है हमने वो स्टॉक लेना है, हमने फिक्स एसेट लेने हैं, उनकी जो बेसिकली हमारा वैल्यूएशन का मेथड है फिक्स एसेट का, उसकी वैल्यू के मुताबिक फिक्स एसेट्स वैल्यू वाइज हर फिक्स एसेट आएगा। क्यों? क्योंकि हमें बेसिकली फिक्स एसेट्स को इंडिविजुअली मैनेज करना पड़ता है, क्लोजिंग स्टॉक को इंडिविजुअली मैनेज करना पड़ता है। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब है हर तरह की इन्वेंट्री, आपकी आइटम्स की इन्वेंट्री, ठीक है, रॉ मटेरियल्स की यानी इन्वेंट्री, आपकी पैकेजिंग मटेरियल्स की इन्वेंट्री, आपकी फिनिश गुड, सेमी फिनिश, जिस तरह का भी आपका स्टॉक है, जनरल स्टोर आइटम्स हैं, जो भी आइटम्स हैं, क्यों? क्योंकि वो कंपनी का एसेट है ना, और हम उस एसेट को एक बेसिकली जहां पे हमारा इन्वेंट्री मॉड्यूल चल रहा होता है हम उसको प्रॉपर्ली मैनेज कर रहे होते हैं। तो ऐसी सूरत में ये जितनी भी क्वांटिटी और प्राइस है हमें ये रिक्वायर्ड है। ठीक है, पेंडिंग बैलेंसेस हमने देख लिया कि हमें पेंडिंग कितने बैलेंसेस हैं वो रिक्वायर्ड है। ठीक है, पेंडिंग सेल इनवॉइसेस रिक्वायर्ड है, और कई बैंक, कई कंपनियां होती हैं उनके बहुत सारे बैंक्स होते हैं और वो बैंक वाइज बेसिकली उनका बैंकिंग का मॉड्यूल अगर अलहदा चल रहा हो तो बैंक वाइज वो बैलेंसेस भी अलहदा से लेके आते हैं। ठीक है, एग्रीड यहां तक? इज दिस फाइन? अच्छा जी, अब हमने करना क्या है, क्योंकि बैलेंस शीट में इन चीजों की ऑलरेडी वैल्यू मौजूद है, ये सिर्फ उनका ब्रेकअप है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल हमारे पास हो सकता है क्लोजिंग स्टॉक जो हो वो ऑलरेडी जो बैलेंस शीट में आ रहा हो, फॉर एग्जांपल मैं कोई एक रफ फिगर लिख देता हूं, 100 मिलियन का क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ है, फिक्स एसेट्स है हमारे पास 300 मिलियन के, हमारे पास जो पेंडिंग बैलेंसेस हैं बेसिकली ये बैलेंसेस हैं। ठीक है, जिसके लिए अभी वो लिखा भी हुआ था शायद एजाज ने कि ये कस्टमर या उनके बैलेंसेस है। ठीक है, सप्लायर के जो बैलेंसेस हैं पेंडिंग, और ये इनवॉइस वाइज आने हैं। ठीक है, इसलिए मैंने टर्म इनवॉइसेस यूज की है, क्यों? क्योंकि हमने इनवॉइस क्लोज करनी है। ठीक है, तो सॉरी, सप्लायर का जो बैलेंस है हमारे पास वो 50 मिलियन है। ठीक है, पेंडिंग सेल इनवॉइसेस जो हमने बाहर से पैसे लेने हैं कस्टमर से, फॉर एग्जांपल वो 60 मिलियन है।
और बैंक वाला ये ऑप्शनल है, ठीक है। कुछ छोटे सेटअप होते हैं, उनके बैंक थोड़े होते हैं, मगर और कई ऐसे हैं कि वो बैंक को कंपनियां कोशिश करती हैं मैं चार्ट ऑफ अकाउंट से मैनेज करूं, मैं मॉड्यूल से मैनेज ना करूं, ठीक है। अगर मॉड्यूल से देखो, जिनके मॉड्यूल चल रहे हैं वहां पे इनके बैलेंसेस को क्लोज भी मॉड्यूल ने करना है, इसलिए हम इनको यहाँ पे लेके आ रहे हैं। अब एक कंपनी है वो फिक्स एसेट का अगर मॉड्यूल यूज नहीं ना कर रही, तो फिर शायद वो यहाँ पे उसको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मगर अगर यहाँ पे उसका मॉड्यूल है और मॉड्यूल में हर फिक्स एसेट अलग से रजिस्टर है, तो वो क्या करेगी, इन चीजों को रेलिवेंट मॉड्यूल्स में मैनेज करेगी, ठीक। एग्रीड? ऑलराइट। अच्छा, अब हमने क्या किया, हमने बेसिकली इन आइटम्स को, अब ये जो बैलेंस हमारे पास आ रहा है, ठीक है, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी ये बैलेंस शीट में मौजूद है, मगर डिफरेंस ये है कि हमें बेसिकली ये वाला बैलेंस हमारे पास मॉड्यूल में भी मौजूद है, रेलिवेंट मॉड्यूल में भी मौजूद है, ठीक है। ये मॉड्यूल से बैलेंस लिया हमने, ठीक है, मैं सामने मॉड्यूल्स के नाम लिख देता हूं। क्लोजिंग स्टॉक सारे के सारे हमें मिले इन्वेंट्री के मॉड्यूल से। फिक्स एसेट हमें मिला फिक्स एसेट मॉड्यूल से। पेंडिंग परचेजेस हमें किस मॉड्यूल से मिलेंगी, अकाउंट पेबल्स के मॉड्यूल से। और पेंडिंग इनवाइसेस हमें मिलेगी अकाउंट रिसीवेबल्स के मॉड्यूल से। सिर्फ इन दोनों में डिफरेंस ये है कि यहाँ पे ये एक लमसम फिगर है, ठीक है, ये यहाँ पे कंट्रोल अकाउंट के जरिए एक लमसम फिगर है, मगर मॉड्यूल में ये हर ट्रांजैक्शन वाइज, यानी आपकी जितनी आइटम है इंडिविजुअल आइटम्स का काउंट ये है, ठीक है। आपके टोटल अगर 200 फिक्स एसेट है, तो ये मॉड्यूल आपको बता रहा है कि टोटल 200 फिक्स एसेट है, और टोटल का अगर सामने ले तो ये वैल्यू आ रही है। टोटल पेंडिंग परचेज इनवाइसेस, ठीक है, हो सकता है इसमें एक पार्टी की 10 इनवाइसेस पेंडिंग हो, ठीक है, तो ये इनवाइस वाइज आपको बेसिकली बता रहा है। तो डिफरेंस आपको पता चला कि इसमें और इसमें, ठीक है, वो क्या है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि जब हम बेसिकली बैलेंस शीट को लोड करते हैं, तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं कि अब मल्टीपल ऑप्शंस हैं उसके लिए। जो ऑप्शन हमने ज्यादा यूज किया है, हम बैलेंस शीट में से बेसिकली ये वाले बैलेंसेस को फॉर द टाइम बीइंग एंड कर देते थे, ठीक है, उनको रिमूव कर देते थे यहाँ से, और बैलेंस शीट में एक अकाउंट और ऐड कर देते थे, एक रिकॉन्सिलिएशन नेचर का अकाउंट बेसिकली, जिसको हम नाम देते हैं ओपनिंग बैलेंस एडजस्टमेंट अकाउंट, और ये इक्विटी में ओपन करते थे। इक्विटी के नीचे जो आपके एडजस्टमेंट्स वगैरह के अकाउंट है, ठीक है, ओपनिंग बैलेंस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो अब क्या हुआ कि हमने जो बैलेंस शीट अपनी फाइनल किया लोडिंग के लिए, उसमें से हमने ये बैलेंसेस को रिमूव कर दिया, ठीक है, और बैलेंस शीट जो है वो हमने बेसिकली इस एक अकाउंट के इजाफे के साथ जो इसमें डिफरेंस आया वो हमने इसमें डाल दिया, ठीक है। इनका जो भी बैलेंस शीट, क्योंकि बैलेंस शीट को बैलेंस रखना है, तो हमने इस बैलेंस शीट को लोड कर दिया किसमें, अपने ओपनिंग बैलेंसेस के जरिए, ठीक है। तो बेसिकली जब वो बैलेंस शीट सिस्टम में आ गई, लोड होगी, तो हमारे पास उसके जो ओपनिंग बैलेंसेस हैं वो व्यूएबल फॉर्म में आ जाएंगे। यहां तक आप सबसे पहले अगर मुझसे कोई क्वेश्चन है तो पूछें। जी सर, किसी का कोई क्वेश्चन हो प्लीज।
ये थ्योरी नहीं है, ये प्रैक्टिस है, ठीक है। नॉर्मली मैंने क्लास के जो इनिशियल क्लास थी वहाँ पे मैंने आप लोगों से एक रिक्वेस्ट की थी कि हमारा बहुत कम रुझान है कि हम थ्योरी फोकस हों, मगर याद रखें ये कंसल्टेंट लेवल है ना। कंसल्टेंट लेवल कब होता है? जब हमारी कमांड थ्योरेटिकल कंसेप्ट के ऊपर होती है। ये तो एक बड़ी सादा सी सिचुएशन है। व्हाट इफ अगर आपके सामने आपका क्लाइंट मल्टीपल सिचुएशंस रख दे, ठीक है, और अगर आपने ऐसी सिचुएशन, देखो प्रैक्टिस में क्या होता है, अगर हमने वैसी सिचुएशन की है तो हम सिचुएशन कर लेते हैं। जो कंसेप्ट्स होते हैं वो हमें क्या करता है, वो बेसिकली हमें कॉन्टेक्स्ट देता है कि हमें अगर दोबारा कोई भी सिचुएशन फेस करनी पड़ी तो हम उसके मुताबिक चीजों को, प्लान को मोल्ड कर लेते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पे आप लोगों की जो एंगेजमेंट है, इन्वॉल्वमेंट है, वो रिक्वायर्ड है, ठीक है। हम इसकी प्रैक्टिस आपको कल के सेशन में करवा देंगे कि बेसिकली आपने ये कैसे इनकी लोडिंग वगैरह करनी है, मगर आज कंसेप्ट्स को काइंडली कंसीडर कर लें, कंसेप्ट्स को अंडरस्टैंड कर लें प्लीज, कि ये हम चीजें क्यों कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि ये चीजें मैं ऐसे ही आपके सामने बस करा के मैं आपको लोड करके बता देता कि ये बेल्सेस लोड कर रहे हैं, करने हैं, मगर वो चीज फिर आपको कंसल्टेंट लेवल पे लेके नहीं आएगी। दरमियान में कई दफा सिचुएशंस चेंज हो जाती हैं, उनके बेल्सेस का डिफरेंस होता है, ठीक है। मतलब कई दफा हम कई मिलते हैं तो क्लाइंट से, अब उनको यही नहीं पता होता कि ये चीजें क्यों आप सेपरेट कर रहे हैं या क्यों रिक्वायर्ड है, ठीक है, और कौन कौन से बेल्सेस आपने लेके जाने हैं, ठीक है। एक दफा मैंने एक सिस्टम देखा, उन्होंने ये पेंडिंग परचेजेस और इनवॉइसेस दोनों ही नहीं ली थी, ठीक है। तो अब देखो बेल्सेस तो सिस्टम में आ गए, सिस्टम ने रोका नहीं, मगर मॉड्यूल, क्योंकि अब कंपनी क्या कर रही थी, पहले इन चीजों को जो मैनेज कर रही थी ना, वहां पे जो चैलेंज था वो ये था कि पहले कंपनी अपने एपी और एआर को अकाउंट्स के मॉड्यूल से मैनेज कर रही थी। अब जो वहां पे डाटा लोडिंग कर रहे थे वो इस चीज को एनालाइज नहीं कर पाए कि नए सिस्टम में ये सेपरेट मॉड्यूल है। वो इससे पहले सॉरी जीएल से, ठीक है, जेवीस के जरिए जीएल से मैनेज कर रहे थे, मगर अब नए सिस्टम में ये सेपरेट मॉड्यूल्स थे। अब उन्होंने इस चीज को कंसीडर नहीं किया। अब हुआ क्या कि नया सिस्टम में वो चीजें स्टक होगी, क्यों? क्योंकि वो कहता था कि मुझे पेमेंट के लिए मुझे उसके बैकएंड पे प्राइस वो दो, मुझे इनवॉइस दो, ठीक है, इनवॉइस के बगैर मैं पेमेंट अलाउ नहीं करूंगा। तो ऐसी सूरत में बेसिकली ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट होते हैं कि हमें पता हो कि हमने किस सिचुएशन को कैसे डील करना है, ठीक है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो काइंडली आप लोग जरूर पूछे मुझसे। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? तो यहाँ पे सॉरी सर, यहाँ पे जो हम लोग पेंडिंग इनवॉइसेस हैं, परचेज इनवॉइसेस, जी ये हम लोग इंडिविजुअल जो है ना इनवॉइसेस को अपलोड करेंगे या हम लोग इनके सिर्फ अकाउंट्स के बैलेंसेस को अपलोड करेंगे? मुझे थोड़ा क्लियर कीजिए। नहीं सर, बेसिकली हम जो इनवॉइसेस है ना, इनवॉइसेस को लेके आएंगे यहाँ पे, ठीक है। इंडिविजुअल इनवॉइसेस होंगी ना जो पेंडिंग होंगी हमारी, लेट्स सपोज जी, जी। 100 है, 10 है, 50 है, 15, 5 है, जो भी है, उनको हम लोग अपलोड करेंगे और वो ऑटोमेटिकली उसके बैलेंसेस को अपडेट कर देंगे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक पहुंचे, क्योंकि इसलिए टर्म मैंने साथ ना बैलेंस की नहीं, इनवॉइस की यूज की है, ठीक है। तो हर इनवॉइस, एक हो सकता है आपका वेंडर है उसकी 5 इनवॉइसेस पेंडिंग हो, आप उसको क्लब करके नहीं लेके आओगे, आप उसकी 5 की 5 इनवॉइसेस को अलग से लेके आओगे, ठीक है। तो बेसिकली क्या करते हैं, हम डाटा को एक्सेल में प्रिपेयर करके उसको लोड कर देते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होती है, वो सारी इनवॉइसेस सिस्टम खुद ही क्रिएट कर देता है। इसी तरह फिर सर हमें ये करना पड़ेगा कि जो इनकी इनवॉइसेस हैं इनको हमारे नए सिस्टम के पैटर्न के मुताबिक उनको एडजस्ट करना पड़ेगा। जी जी बिल्कुल, इनकी भी मैपिंग उनके मुताबिक करनी पड़ेगी। आपने बेसिकली होता क्या है कि इसमें सर आपने बहुत सारा, आपकी इनवॉइस का स्ट्रक्चर सेम होता है ना, क्योंकि वेंडर की इनवॉइस के कंटेंट के मुताबिक ही तो आपने बनाई होती है। तो इसमें ज्यादा चैलेंजेस नहीं होते, क्योंकि वहां पे भी क्या होगा, कौन सी इनवॉइस थी, क्या डिटेल थी, ठीक है, कितनी वैल्यू थी, कितना टैक्स था, तो हम इस तरह ला रहे होते हैं उसको। और कई दफा हम क्या करते हैं, उसमें से प्रोडक्ट को इग्नोर कर देते हैं, हम कहते हैं कि मैं प्रोडक्ट नहीं लेता इसमें, यानी मैंने जो बाई की है ना, अगर प्रोडक्ट है बैकएंड पे, वो निकाल के मैं सिर्फ बैलेंसेस लेके आ जाता हूँ, तो ये चीजें और आसान हो जाती हैं, ठीक है। तो बिल्कुल ये होता है ना कि स्ट्रक्चर में फर्क होता है। अभी लेट्स सपोज अभी मैं पुराना जो सिस्टम है उसके इनवॉइसेस को स्ट्रक्चर ले रहा हूँ सिंपली जो है ना, यानी कि नए वाला सिंपल है। पुराने में ये होता है कि उन्होंने एक अपनी कैलकुलेशन बनाई होती है कि ये टैक्सेस की कैलकुलेशन मल्टीपल टैक्सेस के साथ आ रही है, मल्टीपल ऑप्शंस उसमें जो है ना वो ऐड अप होती है। जबकि जो न्यू सिस्टम है अगर वो इसमें इतना सपोर्टिंग नहीं है तो फिर इसके लिए मुझे क्या उसकी कस्टमाइजेशन करनी पड़ेगी। अच्छा कस्टमाइजेशन तो सर आप इससे पहले निकाल लेते हो ना। कस्टमाइजेशन की नीड तो जहाँ पे हमने बेसिकली स्टडी और एनालिसिस किया था, आपने वहां पे निकाला। आपने क्या किया, आपने देखा कि मेरा सिस्टम की क्या नीड है और नया सिस्टम में क्या है, ठीक है।
और मुझे बेसिकली पुराने और नए में जो गैप एनालिसिस आपने करके जो चीज करनी थी वो आपने कर ली है। अब तक आपका सिस्टम रेडी है, कस्टमाइज होके रेडी हो चुका हुआ है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जी आपको लगा बिल्कुल, मुझे I got दो it, sir, I फील्ड got it. दो फील्ड नए सिस्टम में चाहिए, आपको लगा आपने 2 फील्ड क्रिएट कर ली, और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आपने ये वाली जो इनवाइसेस हैं नए स्ट्रक्चर के मुताबिक इनको एक दफा बनाना होता है, वो बिल्कुल, क्योंकि टाइटल चेंज होते हैं, कई दफा डिस्क्रिप्शन चेंज होती हैं, तो बिल्कुल आपने इनको उनके मुताबिक कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। और इसमें हमारा जो आप लोगों के साथ रिलेशन है ना, ये कोई लिमिटेड नहीं है। अगर सर किसी भी स्टेज पे आपके सामने कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए और आपको लगता हो कि यहाँ पे थोड़ी हम आपको असिस्ट कर सकते हैं उस सिचुएशन में, तो सर हम अवेलेबल होंगे, ठीक है। हो सकता है कि फौरी हम रिस्पांस ना कर पाए, मगर जैसे ही टाइम अवेलेबल हुआ हम आपको फौरी रिस्पांस करेंगे इसके ऊपर इंशाल्लाह। अच्छा सर, मुझे एक बात यही पे मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ। एक्चुअली काफी क्वेश्चन जो है वो 2 दिन से निकल जाते हैं साथ साथ। जी क्या हम लोगों को कोई प्रैक्टिकल इन्वायरमेंट मिल सकता है फॉर जो आपका ऑलरेडी कहीं पे ऐसा स्ट्रक्चर चल रहा हो जहाँ पे हम लोग बैठ के प्रैक्टिस कर सकें रियल टाइम सिनेरियोज के अंदर? अच्छा, प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट जो होता है ना सर, वो होता है बेसिकली क्लाइंट्स के साथ, ठीक है। क्लाइंट्स के साथ इस तरह होता है कि हम जब कोई सिस्टम डिप्लॉय कर रहे होते हैं ना, तो हम वहां पे कैरी कर लें साथ, ठीक है। कि फॉर एग्जांपल आप हमें इसमें सपोर्ट दें, सर्विसेज दें, तो इस तरह के मॉडल में हम कर सकते हैं। मगर उसमें ना जो एक सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि क्लाइंट थोड़ा सा कॉन्शियस होता है अपने डाटा के बारे में। हमारे पाकिस्तान कल्चर में तो ये चीज़ बहुत कॉमन है। तो एक तो थोड़ी सी रेजिस्टेंस हमें वहां पे आती है कि जी आप के साथ जो फॉर एग्जाम्पल हम सिर्फ इसको रिव्यू या व्यू के लिए नहीं लेके जा सकते, तो हम कई दफ़ा लोगों को ऐड करते हैं किसी प्रोजेक्ट में, मगर वो हमारे साथ पूरे प्रोजेक्ट में एक पार्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब एक टीम मेंबर हमें ज़रूरत पड़ी पॉइंट ऑफ सेल के लिए, तो हमने एक पर्सन को जो वो एक्सपर्ट था पॉइंट ऑफ सेल में, तो हमने उसको अपने साथ ज्वाइन कर लिया, ठीक है। आल्दो कि उसकी एक्सपर्टीज किसी और टूल में थी, मगर हमने उसे कहा कि हम आपको ये सिखाएंगे भी, इसके साथ साथ आपने इस प्रोजेक्ट को हमारे साथ करना भी है। तो वो एक हमारा बेसिकली टीम मेंबर बन गया। तो वो इस तरह का प्रैक्टिकल जो एनवायरनमेंट है ना, वो क्रिएट होता है। तो सर उसमें जो हमारे पार्टिसिपेंट्स अगर कोई विलिंग है इस तरह की कोई जो है ना अपनी इंटर्नशिप टाइप प्रैक्टिस के लिए, तो आप उसमें भी हम लोगों को रेफर कहीं करेंगे या कोई थोड़ा सा हमारी हेल्प आउट होगी इसमें? सर इसमें देखिए अगेन वो सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करता है, ठीक है। कोई अगर ऐसा सिनेरियो हुआ, ठीक है, और अगेन उसमें जो नॉर्मली क्योंकि वक्त के साथ साथ ना सर अब ईआरपी के स्कोप या मॉड्यूल जितने ज्यादा होते हैं कि लोग इसमें अपनी स्पेशलाइजेशन बना लेते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो पूरे के पूरे ईआरपी पे कमांड रखते हो, ठीक है। कुछ लोग हैं वो कहते हैं जी मैं ईआरपी स्पेशलिस्ट हूँ, कुछ कहते हैं मैं इन्वेंट्री और हूँ, कोई फाइनेंस में स्पेशलिस्ट होते हैं। तो हमें नॉर्मली जो स्पेशलिस्ट होते हैं हमें उनका फायदा होता है कि हम उनको मॉड्यूल्स में एंगेज कर लेते हैं, ठीक है। तो कोई ऐसा सिनेरियो आया फ्यूचर में और अगर आपको स्पेसिफिक एरिया चाहते हो, आप कहते हो कि मैं इसमें ये एरिया लर्न करना चाहता हूँ, तो ऐसी सूरत में हमारे सामने कोई अपॉर्चुनिटी आएगी तो हम उसमें आपको एंगेज कर सकते हैं, ठीक है। मगर वो डिपेंड कर रहा था अपॉर्चुनिटी के ऊपर। जी अभी तक की कोई क्यूरी और है आप लोगों की? आगे बढ़े हम लोग। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट है कि अब हमारे पास स्टेज आ गई कि हम इन ओपनिंग बैलेंसेस को लोड कर दें, ठीक है। तो लोडिंग में जैसे कि हमने आपको बेसिकली मेथड बताया हुआ है, आपने जाना है जो जनरल लेजर का फॉर्म है, यहाँ पे जनरल वॉचर डलते हैं। मैं आपको दिखा भी देता हूँ अभी। जेवी और जेवी पे जाके आपने बेसिकली इन बैलेंसेस को अपलोड कर देना है, ठीक है। और फिर कई दफ़ा जब तक आप लोग पोस्ट नहीं ना करते जनरल वॉचर के फॉर्म से जाके आपने बैलेंसेस अपलोड कर देना है, ठीक है। मैं ओपन भी कर देता हूँ अकाउंटिंग में, ठीक है। और अकाउंटिंग से आप लोग जाएंगे फिर अकाउंटिंग में, ठीक है। अकाउंटिंग मॉड्यूल से अकाउंटिंग में जनरल एंट्रीज, ठीक है। जनरल एंट्रीज में जाके आपने बेसिकली यहाँ पे
अगर तो आपके पास एक्सेल में ये फाइल है मौजूद, ठीक है, तो आपने यहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप फॉर्मेट भी इंपोर्ट कर सकते हैं, उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये आपके साथ हम सेशन ऑलरेडी एक उसमें बता चुके हैं कि आपने बैलेंसेस को कैसे करना है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन ये होती है कि आप बेसिकली यहाँ पे एंट्री भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। आपने न्यू पे क्लिक किया और यहाँ पे जो डेबिट बैलेंसेस हैं वो डेबिट हो जाएंगे, जो क्रेडिट बैलेंसेस है वो क्रेडिट हो जाएंगे, ठीक है। और मिसलेनियस ऑपरेशंस आपका जनरल होगा, और जनरल आप अपनी मर्जी से नए भी क्रिएट कर सकते हैं। रेफरेंस में आप ओपनिंग बैलेंसेस लिख देंगे, तो उससे क्या होगा, आपकी जो पूरी की पूरी बैलेंस शीट है वो लोड हो जाएगी, ठीक। यहां तक कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछें। अच्छा, अब सेकंड स्टेज आती है आपकी, ठीक है। आपने बैलेंस शीट तो लोड कर दी, मगर अभी तक आपके ये वाले बैलेंसेस रहते हैं, ठीक है। तो इनको आपने कैसे लोड करना है? तो बेसिकली जो इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री बेसिकली आपने इन्वेंट्री के मॉड्यूल से ही लोड करनी है, ठीक है। आप इन्वेंट्री पे जाएंगे और इन्वेंट्री में जाके आप लोग वहां से इन्वेंट्री जो एडजस्टमेंट का अकाउंट है, ठीक है, वहां से उस इन्वेंट्री को लोड करेंगे। तो अब ये लोड जब आप करेंगे ना, तो इसके बैकएंड पे आपको अकाउंटिंग चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। अकाउंटिंग में नॉर्मली जब इन्वेंट्री लोड होती है तो वो बेसिकली एक अपने जो स्पेसिफिक अकाउंट उनके साथ आती है, मगर आप क्या करेंगे, बैलेंस जो जहां पे एंट्री होगी आपकी डेबिट बैलेंस होगा, और ये स्पेसिफिक किस एंट्री के लिए, ठीक है। डेबिट आप करेंगे स्टॉक या इन्वेंट्री को, और क्रेडिट आप लोग करेंगे ओपनिंग बैलेंसेस एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि बेसिकली जो आपने यहाँ पे ये जीरो किया था बैलेंस, ये बैलेंस दोनों आपस में मैच होने चाहिए, ठीक है। तो ये जो आपने यहाँ पे बैलेंस जीरो किया था, ये यहाँ पे वो जो है इन्वेंट्री से इन्वेंट्री का बैलेंस वहां पे आ जाएगा और ये एडजस्टमेंट को कर देगा, ठीक है। इसी तरह आपने फिक्स एसेट मॉड्यूल में जाके जो फिक्स एसेट्स को वैल्यू वाइज आपने लोड करना है, ठीक है, और उसमें भी फिक्स एसेट को डेबिट करना है, सेम एंट्री आपने करनी है, मगर ये एंट्री खुद ब खुद हो जाएगी जब आपने उसकी ऑटो वॉचिंग की होगी, ठीक है। फिक्स एसेट्स डेबिट किए आपने, और क्रेडिट किया आपने ओपनिंग बैलेंस एडजस्टमेंट अकाउंट, क्योंकि मैं इसलिए इसको डेबिट कर रहा हूँ कि ये डेबिट बैलेंस है, एसेट्स है ना, ये डेबिट बैलेंसेस है, ठीक है। अगर ये वेंडर्स होते जहाँ पे जैसे परचेज इनवॉइस की सूरत में, तो ये ट्रांजैक्शन उल्ट होती है यहाँ पे, ठीक है। उसमें ओपनिंग बैलेंसेस अकाउंट डेबिट होता और क्रेडिट होता आपका क्रेडिटर्स अकाउंट। तो बेसिकली जो नेट इफेक्ट है ना इस अकाउंट में, जो आपका ओपनिंग बैलेंस एडजस्टमेंट अकाउंट है, वो नील होगा। जब आपके सारे बैलेंसेस लोड हो जाएंगे ना, तो उसमें नेट इफेक्ट आपका नील हो जाएगा, ठीक है। मगर उससे क्या होगा कि आपकी जो डिटेल है वो आ जाएगी ट्रांजैक्शन वाइज। तो कोई मुझे ट्रांजैक्शन बताएगा इसकी कि पेंडिंग सेल इनवॉइसेस की सूरत में हम क्या ट्रांजैक्शन करेंगे? जो इनवॉइसेस हैं जब अपलोड होंगी ये तो ऑटोमेटिकली अपने अकाउंट्स को जो है ना वो पॉपुलेट करेंगी ना। कौन से बैलेंस उधर बैलेंस शीट में इफेक्ट किस अकाउंट में आएगा? सर जब आप इसकी परचेजेस और सेल्स को करेंगे तो अपने डेबिट और क्रेडिट को तो ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेगा, ठीक है। बेसिकली ओपनिंग बैलेंस अकाउंट क्रेडिट होगा और आपका अकाउंट रिसीवेबल्स अकाउंट, ठीक है, ये डेटर्स अकाउंट ये क्रेडिट होगा, ठीक है। तो आपके जब ये ट्रांजैक्शन हो जाएंगी ना, तो अब आपके सिस्टम में बेसिकली बैलेंसेस आ गए हैं,
इंडिविजुअल बैलेंसेस। फिक्स एसेट का इंडिविजुअल बैलेंस आ गया है, स्टॉक का इंडिविजुअल बैलेंस, इंडिविजुअल का मतलब हर आइटम का बैलेंस अपनी वैल्यू के साथ। और मैं आपको बता दूं यहाँ पे आपने बेसिकली वही आइटम्स लेनी है जिनका स्टॉक और वैल्यू, स्टॉक मौजूद है तो वैल्यू डेफिनेटली मौजूद है, ठीक है। ऐसी आइटम्स के बैलेंसेस नहीं उठाने जो कि हैं ही जीरो, वो फायदा नहीं होगा। सिर्फ वही आइटम्स जिनके बैलेंसेस मौजूद हैं, ठीक है। इस तरह ये पेंडिंग, ठीक है। तो ये था हमारा एक सबसे जो सिंपलेस्ट मॉडल है जिसमें हमने बैलेंसेस को अपलोड करना है सिस्टम में। तो ये बेसिकली वो वाला मॉडल है। इसमें काइंडली कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछें। मैं रिपीट कर देता हूं एक दफा दोबारा आप लोगों के लिए। हमने सेटअप्स बनाए सबसे पहले, ठीक है। फिर हमने उनकी कॉन्फ़िगरेशंस की। कॉन्फ़िगरेशंस का मतलब है जैसे इन्वेंटरी की, उनके बैकएंड पे अकाउंट्स वगैरह कौन सा किस तरह होगा, ये कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं। टैक्स वगैरह कैसे काम करेगा, ठीक है। इनकी कॉन्फ़िगरेशंस की। कॉन्फ़िगरेशंस करने के बाद हमने ओपनिंग बैलेंसेस को लिया। ओपनिंग बैलेंसेस में हमें सबसे पहले कि किस किस चीज का बैलेंस सिस्टम में आना है, ठीक है। हमने उनको इनलिस्ट किया। जिस जिसका बैलेंस आना है वो हमने यहाँ पे देख लिया। उसके बाद हमने बेसिकली जो हमारे मैपिंग्स हुई थी, और ये सबके लिए ही हुई होगी, ठीक है। जैसे अभी हमने इनवॉइसेस की बात की, चार्ट ऑफ अकाउंट थोड़ा सा कम्प्लेक्स होता है, ठीक है, क्योंकि नए और पुराना सिस्टम 100% सेम नहीं होता, उसमें चेंजेस होती हैं, ठीक है। नॉर्मली आपने इंप्रूवमेंट्स की होती हैं। मैप्ड आपके पास थे, आपने बेसिकली क्या किया, ओल्ड जो चार्ट ऑफ अकाउंट के बैलेंसेस आपने नए चार्ट ऑफ अकाउंट में डाले, ठीक है। मगर उनमें से इन बैलेंसेस को आपने फॉर द टाइम बीइंग इग्नोर किया, इन आइटम्स के बैलेंसेस को, ठीक है। और इन बैलेंसेस को फिर इनके मॉड्यूल से आप लेके आए और हर एक ट्रांजैक्शन को इंडिविजुअली, ठीक है। टोटल इनवॉइसेस उनकी जितनी थी वो आ गई, टोटल फिक्स एसेट्स आ गए, इन्वेंट्री आ गई, ठीक है। तो इन मॉड्यूल्स में ये चीजें हमने यहाँ पे कवर की हैं, ठीक है। ऑलराइट, यहां तक को क्यूरी है आपकी? अच्छा जी, अब हम आते हैं सेकंड सिनेरियो में। सेकंड सिनेरियो हमारे पास ये है कि हमारा बेसिकली जो ईयर है, ठीक है, वो है 1 जुलाई से हम यही ले लेते हैं, ठीक है। मगर क्लाइंट आपको कहता है से है उसका 30 जून, और आप बेसिकली बैलेंसेस को लोड करने जा रहे हैं, एज लाइव करने जा रहे हैं सिस्टम को इस डेट से, ठीक है। तो ये है कैलेंडर ईयर, ये वाला है कैलेंडर ईयर, ठीक है। और ये डेट है जब आपने एक क्लाइंट के पास ओडू को इंप्लीमेंट कर रहे हो। और क्लाइंट कहता है, अब बल्कि आप क्लाइंट को कैसे डील करोगे। फॉर एग्जांपल मैं क्लाइंट हूं, ठीक है, मैं क्लाइंट हूं और आप लोग मुझे बेसिकली कन्विंस करना चाह रहे हैं कि हम जी 1 जून से बैलेंसेस को अपलोड करके लाइव कर देते हैं। तो मैं आप लोगों से कहता हूं कि जी आपका क्या वे होगा, मेरे बैलेंसेस कैसे लेके आएंगे सिस्टम में, तो कैसे कन्विंस करेंगे मुझे आप? सर काइंडली क्वेश्चन रिपीट कर दें, आवाज कट गई थी। क्वेश्चन मेरा ये है कि मैं आप लोगों का क्लाइंट हूं और आप लोग मेरे पास सिस्टम जो है वो लाइव करने आए हो, तो मैंने आप लोगों से कहा कि भी मुझे तो बैलेंसेस चाहिए सिस्टम में सारे, ठीक है। तो आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, तो आप लोग मुझे ऑप्शंस बताएं कि मेरे जो बैलेंसेस हैं वो कैसे कैसे ला सकते हैं सिस्टम में। मतलब मैं आपकी रिकमेंडेशन चाह रहा हूं ना कि मैं कैसे सिस्टम में अपना बैलेंस लेके आऊं, रिकमेंड करें मुझे। कोई रिकमेंडेशन नहीं है। डाटा माइग्रेशन डेफिनेटली होगी, माइग्रेशन से ही आना है, मगर मुझे आप ऑप्शन बताएं ना। ऑप्शन में आपसे जानना चाह रहा हूँ, फॉर एग्जांपल एक ऑप्शन मुझे आप ये दे सकते हैं कि सर हम कट ऑफ लगा देते हैं 31 दिसंबर को और 1 जुलाई से हम आपका यहीं पे लाइव कर देते हैं। एक ऑप्शन ये हो सकती है, ठीक है। तो आपकी जो पिछले साल की जो रिपोर्टिंग है या प्रीवियस जो रिपोर्टिंग है वो आप पिछले सिस्टम से लेंगे और जो न्यू रिपोर्टिंग है वो नए सिस्टम से ले सकते हैं, ठीक है। तो एक ऑप्शन आप मुझे ये दे सकते हैं। सेकंड ऑप्शन क्या हो सकती है
कि हम 1 जुलाई से बेसिकली जो आपका फाइनेंशियल डाटा है वो सिस्टम में ले आते हैं। ठीक है, सेकंड ऑप्शन जो है यहाँ पे वो क्या है कि जो 1 जुलाई से फाइनेंशियल डाटा है वो आप मेरा सिस्टम में ले आते हो। जी अली। सर आप ये पूछ रहे हैं कि कौन से मेथड है डेटा माइग्रेशन के? जी जी सर यहाँ पे डिफरेंट मेथड हैं। स्टेप मेथड यूज हो सकता है या फिर पायलट मेथड यूज हो सकता है। और 3 जो मेथड है वो बहुत रिस्की होगा अगर आप डायरेक्ट एक सिस्टम को टोटली इग्नोर करके नया सिस्टम लाइव करते हैं अगर आप। नहीं, बेसिकली क्वेश्चनली यहाँ पे कुछ और है अभी ना। चलें मैं लिखता हूँ, ठीक है। आप लोगों ने यहाँ पे गौर करना है। क्लाइंट कई दफ़ा आपसे यहाँ पे भी होता है कि क्लाइंट आपसे क्या चाह रहा है और आपसे वो रिकमेंडेशन चाह रहा होता है, ठीक है। ये पिछले दिनों मुझे एक था, एक हमारा कुलीग था एक्स, तो उनके पास एक प्रोजेक्ट था, तो उन्होंने प्रोजेक्ट बेसिकली उसको सबलेट कर दिया, किसी और को दे दिया। तो उस प्रोजेक्ट में उनको काफ़ी सारे चैलेंजेस आए और जो क्लाइंट का सबसे बड़ा चैलेंज था ना, वो जो डिससेटिस्फैक्शन उसकी थी, वो कह रहा था कि मैं बेसिकली इनसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मुझे ये रिकमेंड करें, मुझे इंप्रूवमेंट्स रिकमेंड करें, मुझे मेथड्स रिकमेंड करें, मगर प्रॉब्लम ये है कि ये मुझे कुछ बता नहीं पा रहे, इसके बजाय मैं उनको चीज़ें बता रहा हूँ। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ये मुझे सर्व नहीं कर रहे, मैं उनको सर्व कर रहा हूँ। तो ये एक ऐसी सिचुएशन होती है कि अभी प्रोजेक्ट का आपके पास इनिशियल फेज है, अभी प्रोजेक्ट का स्टार्ट है और आपका क्लाइंट आपसे इतना ज़्यादा डिससैटिस्फाइड हो, तो ये एक मुनासिब चीज़ नहीं है। तो हमने उससे पूछा कि भी हमें बताएं चैलेंज कहाँ पे है, एक्सपीरियंस क्या है अभी तक आपका ना। तो अब देखो, नॉर्मली जो सबसे पहला हमें प्रॉब्लम मिला वो मिला हमें स्टडी गैप ना। अच्छा, स्टडी में अब ये नहीं होता कि आप जाके शुरू में सिस्टम खोल के यूजर के सामने रख दें और उसे कहें कि इसमें ये है, आप मुझे बताएं इसमें क्या करना है। एक इफेक्टिव जो स्टडी होती है ना, वो स्टडी में आप बेसिकली ग्रास रूट लेवल से स्टार्ट करते हो। अगर उसके लिए कुछ नया सिस्टम बनाना है, अब वो क्लाइंट अपने लिए कुछ नया मॉड्यूल्स बनवा रहा था स्क्रैच से, ठीक है, कि मुझे इस फॉर्म में चाहिए, तो आप उसकी रिक्वायरमेंट को लो, उसकी रिक्वायरमेंट को बेसिकली प्रोसेस फ्लो चार्ट बनाओ, फिर उनके डिजाइन्स बनाओ, जैसे फिग्मा में डिजाइन किए, आप उसको रिव्यू करवाओ, उससे साइन ऑफ लो कि आप यही चाह रहे हो। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बेसिकली उनके सामने प्रोडक्ट खोल के रख दी, ठीक है। अब जब वो प्रोडक्ट उन्होंने यूजर के सामने खोल दी, तो अब यूजर को लगा कि मेरा और इसमें तो गैप ही बहुत बड़ा है और ये ऐसा गैप है, ये कवर नहीं होना। और फिर इस लेवल यहाँ तक आ गया कि अब यूजर जो है ना, वो सिस्टम में डिजाइन भी वो बताने लग गया, आप यहाँ पे एक सब फॉर्म बना दें, ये आप ये कर दें, वो कर दें। वो चीजें इतनी दूर तक चली गई और वो हर टाइम जब भी वो उसको बेसिकली डेवलप करते थे वो सिस्टम में और डेवलप करके लेके जाते थे यूजर के पास, तो यूजर क्या करता था, उसमें नई सजेशन दे देता था कि ये मुझसे लास्ट टाइम मिस हो गई थी। तो वो ना एक दो फॉर्म्स के ऊपर ही चीजें फंस के रह गई और जिस अरसे में उन्होंने 2 मॉड्यूल अप्लाई करने थे, उसमें वो 2 फॉर्म्स नहीं फाइनल कर पाए और ऊपर से इतना अनॉयड है क्लाइंट। तो अब ऐसी सिचुएशन में बेसिकली ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वो आपसे रिकमेंडेशन चाह रहा होता है और हम रिकमेंड करने के काबिल नहीं होते, ठीक है। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि हमारे पास ना मेथड्स हों कि हम उसको कैसे करें। अब जैसे ये सिचुएशन है, अब ऐसी सिचुएशन में क्या क्या ऑप्शंस हो सकती हैं डाटा लोडिंग की। एक ऑप्शन ये है, जैसे मैंने आपको बताया कि हम कट ऑफ लगा दें। कट ऑफ का मतलब ये है कि 31/12 जो है वो एक कट ऑफ डेट है और जो इस डेट से नेक्स्ट डाटा है, ठीक है, वो न्यू सिस्टम में फ्रॉम, ठीक है, और जो प्रीवियस डाटा लेना है उसने, जो अपनी रिपोर्टिंग लेनी है वो लेनी है उसने पुराने सिस्टम से। प्रीवियस से मुराद है 31 दिसंबर तक की जो रिपोर्टिंग है, ठीक है, ओल्ड सिस्टम। अब मुझे बताएं इसमें चैलेंज क्या हो सकता है इस ऑप्शन में। बताएगा कोई?
चलिए मैं ही बता देता हूँ। इसमें प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर है, अब ड्यूरिंग द ईयर में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है वो ये होता है कि कस्टमर को बेसिकली उसको तो डाटा पूरे साल की परफॉर्मेंस चाहिए ना, तो आधा डाटा एक सिस्टम से देख रहा होगा, आधा डाटा दूसरे सिस्टम से देख रहा होगा, तो उसको ट्रू पिक्चर ही नजर आ रही होगी यहाँ पे। मगर इसमें आसानी किसके लिए है? आसानी है कि ये बड़ा इजीली डाटा लोड हो जाएगा, लाइव क्विकली हो जाएगा, ठीक है, आसानी इसमें ये है। सेकंड जो सिचुएशन है, जो सेकंड सिचुएशन है वो यहाँ पे क्या है कि आप कहते हैं कि मैं कट ऑफ लगाऊंगा 30 को, मगर आपका जो डाटा है ना फर्स्ट 6 मंथ का डाटा 31 दिसंबर तक सिस्टम में मैं सिर्फ आपको फाइनेंशियल डाटा दिखाऊंगा। फाइनेंशियल डाटा टिल और उससे नेक्स्ट सारी ट्रांजैक्शनल डाटा। फाइनेंशियल डाटा से क्या मुराद है? फाइनेंशियल डाटा से मुराद ये है कि मैं इस 6 मंथ का सिर्फ जो आपका ट्रायल बैलेंस का बैलेंसेस है मैं सिर्फ वो ही लेके आऊंगा, ठीक है, अंडरस्टैंड कर पाए कि जो जो आपने ट्रांजैक्शन यहाँ पे की है मैं सिर्फ वही डाटा लेके आऊंगा, ठीक है। और वो अकाउंटिंग का उसमें परचेज ऑर्डर डालें आपने वो नहीं मिलेगा, आपने बेसिकली सरसे में जो इनवाइसेस वगैरह जो क्लोज हो गई हैं, ठीक है, वो ऐसी बहुत सारी जो चीजें हैं वो हम आपको नहीं दे पा रहे होंगे। मगर जो बेसिकली इसमें प्रॉफिट एंड लॉस का डाटा भी आ जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस से मुराद है कि आपकी इनकम का डाटा भी आ जाएगा इसमें, ठीक है, और आपका जो है वो डाटा भी आ जाएगा, सेल्स का डाटा भी आ जाएगा, एक्सपेंसेस का डाटा भी आ जाएगा। तो सिर्फ फाइनेंशियल डाटा आएगा यहाँ पे, ठीक है। इस चीज को अंडरस्टैंड कर पाए हैं या नहीं मुझे बताएं प्लीज। अच्छा, अब इसमें जो बेसिकली उसको फायदा होगा, फायदा क्या होगा कि आप क्या करेंगे इस स्टेज के ऊपर, अब आपने बैलेंस शीट नहीं, आप बेसिकली यहाँ का ट्रायल लोड करेंगे, ठीक है। ऊपर वाले में बैलेंस शीट लोड हो रही थी, मगर यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, यहाँ हो रही थी बैलेंस शीट एज ऑन, यहां तक की, और यहां पे बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, ट्रायल बैलेंस एज ऑन क्या डिफरेंस होगा बैलेंस शीट और ट्रायल बैलेंस को लेके आने में? ट्रायल बैलेंस से क्या आएगा, आपके पास बैलेंसेस आ जाएंगे, ठीक है। बैलेंसेस से क्या मुराद है, बेसिकली आपके पास, क्योंकि बैलेंस शीट की आइटम तो वैसे भी आनी आनी थी ट्रायल से, मगर बैलेंस शीट में प्रॉब्लम क्या होती है कि आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस का डाटा नहीं आता, ठीक है, यानी प्रॉफिट एंड लॉस से मुराद है रेवेन्यू और एक्सपेंसेस का डाटा नहीं आता। तो इस 6 मंथ का, ठीक है, अब ये जो 6 माह आप गुजर गए हैं 31/12 तक, ठीक है, इन 6 मंथ का आप क्या करोगे, जो इनकम और एक्सपेंसेस का डाटा भी ट्रायल बैलेंस से आ जाएगा। मुझे बताएं ये अंडरस्टैंडेबल है? अच्छा, अंडरस्टैंडेबल नहीं है, ओके। अच्छा सर, इसमें क्या हुआ कि बेसिकली आपने ट्रायल बैलेंस लिया है ना, अब आपने क्या किया, आपने 31/12 का ट्रायल बैलेंस उठाया है, ठीक है।
जब आपने 31/12 तक सॉरी ट्रायल बैलेंस आपने यकम का उठाया, 31/12 तक ही हो गया वो ना, तो उस ट्रायल बैलेंस में आपके सारे के सारे अकाउंट बैलेंसेस होते हैं, ठीक है। तो उसमें आपके जो प्रीवियस 6 मंथ थे उनके इनकम और एक्सपेंसेस अकाउंट भी थे वहां पे। ट्रायल बैलेंस में बेसिकली क्या होता है, हर अकाउंट अपना बैलेंस दिखा रहा होता है ना। तो बैलेंस शीट में तो सिर्फ 5 में से 3 अकाउंट थे, या लिख देता हूँ जो हमारे पास टाइप्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं। एसेट, इक्विटी, लायबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंसेस। तो सर आपने जब बैलेंस शीट ली तो सिर्फ ऊपर वाली 3 चीजें आई ना, ये इनकी आई। मगर जब आपने ट्रायल बैलेंस लिया तो उस 6 मंथ में आपने जो इनकम अर्न की और जो एक्सपेंस आपने किए वो भी आ गए, ठीक है। तो इसलिए जहां पे जब हमने उसका ट्रायल बैलेंस उठाया तो हमने 6 मंथ के अपने इनकम और एक्सपेंस भी ले लिया। तो अब आप जब भी उसका प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस बनाओगे ना, तो उसमें बेसिकली वो आपको पूरे साल का दिखा रहा होगा कि इनकम और एक्सपेंसेस है क्या, ठीक है। इरफान साहब अंडरस्टैंड कर पाए आप? अब ओके हो गया। एक्चुअली उस वक्त आवाज थोड़ी सी जो है बीच में डिस्टर्ब हो गई। इट्स ओके। अच्छा, मैं आपको बेसिकली यहाँ पे एक चीज है मैं भूलना चाहूँ कि एक्सपेंसेस को लोड करना थोड़ा सा क्रिटिकल होता है, मैं आपको बताऊंगा, मगर मैं पहले आपको ऑप्शंस बता दूं कि हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है, ठीक है। ये फर्स्ट ऑप्शन थी यहाँ पे हमने, और ये सेकंड ऑप्शन थी। मगर इसमें एक चैलेंज है। चैलेंज ये है कि यहाँ पे क्लाइंट को आपने 6 मंथ का डाटा तो दे दिया, मगर वो कहता है भाई मैंने तो मंथ वाइज अपना देखना है। मेरा जो अकाउंट उसकी मैं मंथली कंपैरिजन करना चाह रहा हूँ, ठीक है। कि फॉर एग्जांपल जुलाई में मेरे इनकम एक्सपेंसेस क्या थे, ठीक है, मेरे अगस्त में क्या थे, मेरे सितंबर में क्या थे। तो अब यहाँ पे ये चैलेंज आ गया। ऐसी सूरत में आप क्या करेंगे फिर? अगर ऐसी सिचुएशन अराइज हो तो आप क्या करेंगे? क्लाइंट तो कह सकता है जी, कुछ तो बताएं ना यार, क्या करेंगे आप लोग? गैस ही करें, चले हम यहाँ कौन सा गलत सही कह रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा। सर दोबारा रिपीट कीजिएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन मेरा ये है कि अब ये आपने उसको सोल्यूशन दिया, मगर इस सोल्यूशन में एक चैलेंज ये है कि वो क्लाइंट जो है ना वो मंथली कंपैरिजन नहीं कर सकता अपनी रिपोर्टिंग का ना, अपना प्रॉफिट एंड लॉस का। तो वो आपको कहता है कि भाई मैं तो देखो मंथली कंपैरिजन चाह रहा हूँ, मैं देखना चाह रहा हूँ कि मेरा जुलाई में क्या था इनकम एक्सपेंस, मेरा अगस्त में क्या था, सितंबर में क्या था। ये तो आप मुझे 6 माह का इकट्ठा दे रहे हो, क्या करेंगे आप लोग? तो सर इसमें फिर हमें दोबारा उनको जो है ट्रायल बैलेंस इसके जो इनकम स्टेटमेंट के जो बैलेंसेस है दोबारा 30 जून से मतलब अपलोड करने पड़ जाएंगे। किस तरह अपलोड करेंगे हम उनको? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बस थोड़ा सा रह गया अपलोड। हम उसको किस तरह करेंगे? हम लोग उनकी ट्रांजैक्शन जो डाटा है जिसमें उनके परचेजेस है और जो परचेज इनवॉइसेस या सेल्स इनवॉइसेस है वो भी अपलोड करनी पड़ेगी। नहीं सर, बेसिकली आपने ठीक कहा कि हमें उनके करने पड़ेंगे इनकम और एक्सपेंस अकाउंट। ऐसी सूरत में हम क्या करेंगे,
हम ये जो 2 अकाउंट है ना, ये वाले इनकम और एक्सपेंस, हम इनका डाटा मंथ वाइज लेके आएंगे, ठीक है। ये जो 2 अकाउंट है इनका डाटा किस तरह आएगा आपके पास? अब देखो वही डाटा वही है जो 6 माह का, आपने क्या किया उसको मंथ पे ब्रेक कर दिया है। जुलाई 6 के मंथ के लिए हम लोग मंथली लेंगे, ठीक है। मंथली आप लेके आ गए, ठीक है, तो उसको पता चल गया ना कि मेरा मंथ का क्या पीएनएल रहा, ठीक है सर। एक्चुअली वो उसके एग्रीगेट्स को जो है ना वो करेगा, कंपैरिजन करेगा ना, तो उसके लिए फिर बिल्कुल हम लोग ऐसे ठीक होगा सर। ठीक हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट है एक और सिचुएशन, क्लाइंट कहता है कि भाई चलो आपने मुझे मंथली भी दे दिया मगर मुझे तो इसमें डेज भी कंपेयर करने होते हैं, ठीक है। तो ऐसी सूरत में अब क्या करेंगे आप लोग? तो जिस तरह हम लोगों ने उसको मंथली दिया, हम लोगों ने डेली के जितनी भी उसकी ट्रांजैक्शंस होंगी उसका डेली बैलेंसेस लेंगे। हाँ जी, अब ये एक होगा काम आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, आप उसके क्या करेंगे जो वाउचर्स हैं, एक ऑप्शन ये है कि हम यहाँ पे ज्यादा कोशिश करते हैं हम सिर्फ वाउचर्स लेके आए, बैकएंड पे बाकी डाटा ना लेके आए, ठीक है, एक ऑप्शन ये हो सकती है। तो इस स्टेज पे हम क्या करते हैं, हम उसके जो वाउचर्स होते हैं, जो जनरल एंट्रीज होती है ना, सेल का वाउचर डला, एक्सपेंस का वाउचर डला, हम सिर्फ वो वाउचर जेवी के फॉर्म से, जनरल वाउचर के फॉर्म से हम उसको लोड कर देते हैं, जैसे ओपनिंग बैलेंसेस लोड किए ना अभी, हम इसी तरह ये भी बेसिकली ओपनिंग बैलेंसेस ही होंगे, मगर ये लोड कैसे होंगे, ये वाउचर्स के फॉर्म से बल्क में लोड हो रहे होंगे, आपका हर वाउचर लोड होगा, ठीक है, मैप होके वो लोड होगा, मगर वो सिर्फ वाउचर्स होगा, ठीक है। अंडरस्टैंड कर पाए इस चीज को? हम लोग सिर्फ उसमें फिर इनवॉइसेस और जो सेल्स एंड परचेज इनवॉइसेस है उसको हम लोग फिर स्किप करेंगे, तो जो हाँ फाइनेंशियल्स का रिकॉर्ड होगा वॉचर्स वाला सिर्फ जी, वही आएगा। वही आएगा बिल्कुल, क्योंकि ये तो आसान सर हम होता है लोग अपने। क्या हम लोग जी। ये नहीं कर सकते कि जो हेड्स हैं उनके सिर्फ एग्रीगेट अकाउंट्स के जो बैलेंसेस वही उठा लें? नहीं, दोबारा बताएं। सर हम लोग वॉचर्स हैं, वॉचर्स लेट्स सपोज 100 के करीब बनते हैं सेल्स के, जी तो जी, हम लोग सेल्स का एक हेड है जो उसी के जो है ना एग्रीगेट वैल्यू को हम लोग माइग्रेट कर लें। तो वो हमने इसे किया ना, इससे पहले हमने जब मंथली लेके आए तो हमने यही किया था। तो डेली पे नहीं हो सकते सर ये, क्योंकि सेल्स तो बहुत सारे वॉचर्स हैं जिसे हम लोग जो है ना ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। देखो जहाँ पे फिर हम डेली पे चले जाते हैं ना, तो वहां पे फिर वो इससे नेक्स्ट लेवल यही होता है कि या तो आप उसको डे का उठा लें, या फिर कई दफा वो क्लाइंट कहता है कि नहीं मुझे डे का भी नहीं, मुझे तो एक ट्रांजैक्शन का वाउचर देखना है, तो ठीक वो है। तो फिर और वही हो जाएगा ना कि हमें प्रॉपर जो है ना वो लीस्ट लेवल पे जाके फिर जो है ना उसकी माइग्रेशन करनी इस पड़ेगी। लेवल पे देखो, अब क्लाइंट को तो आपने ऑप्शन देनी होती है, क्लाइंट को जो आपने मल्टीपल ऑप्शन दे रहे हो ना, मैं यहाँ पे साथ साथ लिख भी देता हूँ, ठीक है। अब फर्ज करो कि मैंने इसलिए कहा था ना कि मैं क्लाइंट हूँ, आप लोग मुझे मुतमईन कर रहे हो, और मुझे जब आपने ऑप्शन देनी है ना, तो ऑप्शन के साथ आपने मुझे उसके प्रोस एंड कॉन्स भी बताने हैं, आपने बताना है कि सर ये सबसे आसान है और सबसे जल्दी होने वाला है, ठीक है। नंबर 2 आपने कहना है कि इसके ऊपर सर हमें एफर्ट करनी पड़ेगी, हो सकता है ये थोड़ा टाइम ले ले, ठीक है, इसमें एफर्ट ज्यादा होगी मगर ये हो जाएगा। तीसरी ऑप्शन में हमने क्या किया, उसने कहा कि अगर सर आपको इसमें चैलेंज भी हम साथ बताते हैं ना कि आपको मंथली रिपोर्टिंग नहीं मिलेगी, वो कहता है मुझे मंथली रिपोर्टिंग भी चाहिए, तो हमने कहा कि हम आपके बैलेंस शीट तो एक ही दफा आएगी, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट लेके आएंगे वही जो ऊपर वाला मॉडल है, बैलेंस शीट कब की आनी है, 01 का मतलब है अर्ली, ठीक है, नॉर्मली हम इसको 31 दिसंबर भी कहते हैं, मैं ईयर चेंज करने के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ सिर्फ बैलेंस शीट इस डेट की, मगर जो इनकम और एक्सपेंसेस के अकाउंट है वो मंथ वाइज, ठीक है। तो इसमें आप कहेंगे कि सर ये जरा ज्यादा टाइम लेगा, ठीक है, इसमें फिर आप टाइम की कैलकुलेशन भी करके बताओगे कि सर इतने रिसोर्सेज, इसमें इतना टाइम हमारा और आपकी टीम का ये टाइम चाहिए इसमें, ठीक है, डिसीजन आपका। अच्छा, इसके अलावा फर्दर ऑप्शन भी आप उसको दे सकते हो, वो कहता है कि जी इसके जब प्रोस एंड कॉन्स बताएं, वो कहेगा नहीं मुझे अगर इससे भी ज्यादा डिटेल में देखना है, मैं तो चाह रहा हूँ मेरी रिपोर्टिंग यहाँ से आए, और कई दफा कई तो कह देते हैं कि मुझे पिछले 5 साल का मेरा डाटा ले आओ यहाँ पे, कई दफा क्लाइंट की मर्जी होती है, हमने उसके सामने सिचुएशन रखनी होती है, अगर वो पे करने को तैयार है तो हमें उसमें क्या हर्ज हो सकता है, ठीक है। तो ये आ गई ऑप्शन वही
मगर यहाँ पे आपने जैसे अभी बताया था इरफान साहब कि हम डे इनकम एक्सपेंस मंथ वाइज के बजाय आप डे वाइज आप उसको सम करके उठा लोगे, ठीक है। मगर वो कहता है कि नहीं, मुझे तो एक एक फाइनेंशियल वॉचर चाहिए। ऐसी सूरत में आपने क्या किया, पहला बैलेंस शीट, ठीक है, यहाँ पे ट्रांजैक्शन वाइज, ठीक है, फाइनेंशियल इफेक्ट। फिर वो कहता है भी नहीं, मैं तो इससे भी ज्यादा डिटेल में देखना चाहता हूं। तो फिर हो सकता है कि आप सारी ट्रांजैक्शन को फिर यहाँ पे ना हो, वो कहेगा कि नहीं, मुझे अगर पूरे का पूरा हर डिटेल हर ट्रांजैक्शन यहाँ पे चाहिए। ये बड़ा लंबा चौड़ा काम होता है, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, आप 6 मंथ की एवरी ट्रांजैक्शन वो आप प्रिपेयर करते हो और लोड करते हो। ठीक है, दो चीजें मैं साइड पे लिख देता हूं, एक एक्सपेंस लोडिंग मैंने आपको बतानी है अभी, और रिकॉन्सिलिएशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो बतानी है अभी आपको। जो न्यू कमर्स हैं वो हो सकता है कि उनको लग रहा हो कि ये चीजें मुश्किल है, मगर याद रखें हर नया नॉलेज शुरू में मुश्किल होता है, मगर जब हमें एक दफा उससे अवेयर हो जाते हैं ना, तो नेक्स्ट टाइम हमें उसकी एप्लीकेशन आसान हो जाती है। हमें जब पता होता है ना, तो फिर किसी ना किसी स्टेज पे हमारे लिए उसकी एप्लीकेशन बड़ी आसान हो जाती है। अब मैं आपको एक बताता हूँ एक सिचुएशन कि मैं एक दफा एक कंपनी के सीईओ से मेरी मीटिंग थी। तो अब उनका जो ईआरपी का मैनेजर था ना, वो मुझे कह रहे थे कि ये ना इससे डाटा की लोडिंग नहीं हो रही। अच्छा, अब उनके पास ना सबसे पहले देखें, कभी कभी ऐसे प्रॉब्लम्स भी आते हैं, ये एक रियल मैं आपको सिचुएशन बताता हूँ। उनके पास चल रहे थे 4 सिस्टम। एक उनके पास एक सर्विस का मॉड्यूल था, मैं उसको चलो नाम दे देता हूँ, उसका ERP 1, टू, 3 और 4। अच्छा, हुआ क्या, कंपनी ने एक पहला सिस्टम बनाया, ठीक है, सेटिस्फैक्शन नहीं थी तो दूसरा सिस्टम बनाने पे लगा दिया टीम को। तो दूसरे सिस्टम के साथ मिसहैप हुआ कि उस सिस्टम की प्रॉपर, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है ईआरपी की फील्ड में, कि आपने पूरे के पूरे सिस्टम की प्लानिंग करनी होती है, उसके बैकअप की, उसकी अवेलेबिलिटी की, ठीक है। तो ये प्रॉपर प्लानिंग नहीं की, ठीक है। सॉफ्टवेयर हाउस भी उनका अपना ही था, और जो कंपनी थी वो करने वाले वो भी सीईओ के भाई थे, ठीक है, जिन्होंने ये सॉफ्टवेयर बनाया था। इसलिए उस वक्त तो वो ज्यादा चैलेंज उनको नहीं फील हुआ, मगर ये था कि अभी ये 6 मंथ यूज किया था, अभी इसको रिप्लेस नहीं किया था, ठीक है, ये भी थोड़ा थोड़ा यूज में था, पैरेलल डिप्लॉयमेंट चल रही थी, उसमें कुछ 6 मंथ से कम ही ट्रांजैक्शन थी। तो बेसिकली हुआ क्या कि ये क्लाउड पे उन्होंने रखा हुआ था, और क्लाउड सस्ता लिया था। सस्ते से मुराद ये होती है कि वहां पे आपको सारी सर्विसेज खुद मैनेज करनी पड़ती है, मैनेज सर्विसेज नहीं थी, ठीक है। अ फ्यू डॉलर में तो उन्होंने ले लिया, मगर जब उनका एक दफा सिस्टम क्रैश हुआ, तो उनका टोटल सिस्टम जो बैकअप मैनेजमेंट सिस्टम था उसने वर्क किया ही नहीं है, ठीक है। टोटल का टोटल सिस्टम विद ट्रांजैक्शन, डाटाबेस, और उसी सिस्टम के ऊपर उन्होंने सोर्स कोड भी रखा हुआ था, ठीक है, वो सारा कुछ छोड़ गया, ठीक है। तो इसको हम क्या, टोटल डिजास्टर, दैट वाज ड्यू टू अ पुअर प्लानिंग, ठीक है। तो अब ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया।
अब उन्होंने क्या किया कि इन्होंने कहा कि जी जिन्होंने ये बनाया था हम आपको ERP 3 बना देते हैं, दोबारा से क्रैश बना देते हैं, आप जल्दी बन जाएगा। अच्छा, जब तक ERP 3 बनाते बनाते वो उनके एक दो जो डेवलपर थे जिन्होंने बनाया था वो क्विट कर गए, ये प्रोलॉन्ग हो गया। तो इन्होंने कहा कि मैं खुद ERP 4 बना लेता हूँ। उन्होंने एक ERP मैनेजर रखा और एक टीम रखी और ERP 4 बना लिया। अब क्या था, कहीं पे ERP 1 चल रहा था, कहीं पे ERP 3 चल रहा था, कहीं पे ERP 4 चल रहा था। अब ERP 4 में वो डाटा की माइग्रेशन करवाना चाह रहे थे। अब उनका ये विजन था, क्योंकि वो एक बेसिकली इंडस्ट्री ऐसी थी, सर्विस रिलेटेड थी, तो उनका ये विजन था कि मैं ये सारे का सारा डाटा जितना भी है प्रीवियस डाटा, क्लाइंट की जितनी इंफॉर्मेशन है मैं सिस्टम में लेके आऊं। अब इन और सिस्टम्स के जो स्ट्रक्चर थे उनमें बहुत ह्यूज डिफरेंस था इसमें ना, एक बड़ा ही जो तो टोटली समझ लें कि अपोजिट साइड थी उनकी। तो अब बेचारा जो वो ERP मैनेजर था वो टेक्निकल फील्ड से था, वो इस पे ना मेहनत कर रहा था, इतना ज्यादा उसने इस पे मेहनत की, तो मगर वो डाटा नहीं माइग्रेट हो सकता था। वो कोशिश किए जा रहा है, बार बार वो चीजें उधर स्टक हुई हैं। तो हाँ, वो जब उन्होंने मुझे इसके लिए फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा कि जी आप एडवाइस दिए, तो मैंने जब डाटा और उसकी डिटेल देखी तो उसमें मुझे बेहतर यही लगा कि मैंने कहा कि पहली बात है कि डाटा ना लेके आए, ठीक है। इतना सेंसिटिव डाटा है नहीं जितना आपको लग रहा है ना कि ये इंपॉर्टेंट है, हमें फील नहीं हो रहा है कि आपके लिए ये इतना शायद वैल्यू क्रिएट करेगा। तो सबसे पहले तो हमने उनके थॉट प्रोसेस को चैलेंज किया। दूसरा हमने कहा कि अगर आपको ये वाकई लगता है तो ये डाटा सिर्फ एक सूरत में आ सकता है कि आपको इसकी इनपुट्स मैनुअल करानी पड़ेगी। आप कुछ इंटर्न्स रख लें, ठीक है, उनको ये डाटा निकाल कर दें, आप इनके ट्रांजैक्शन दोबारा क्रिएट कर लें, क्योंकि ये लोडिंग से भी नहीं आना है, इसका स्ट्रक्चर ही इतना डिफरेंट है। वो मल्टी लेयर था, यानी चाइल्ड पेरेंट पेरेंट चाइल्ड, पता नहीं कितने उसमें रिलेशंस थे और आगे जाके वो आपस में लिंकेज हो ही नहीं रही थी। तो आप ये रख लें, ठीक है। तो जब हमने उनके सामने ये सारी सिचुएशन वगैरह रखी तो हमने कहा डिसीजन आपका, ऑप्शंस ये हैं। अगर आपने लोड करवाना है तो ये इंटर्न्स हैं, 2 माह का उनका काम होगा, 3 से 4 बच्चे बैठेंगे, उनको ट्रेनिंग्स देंगे, रिकॉन्साइल आपकी टीम उसको करेगी, वेरिफिकेशन वो करेगी और ये लोड कर देंगे। दूसरी ऑप्शन ये है कि आप अगर देखें ये इतना जरूरी है, तो 1 से 2 दिन के टाइम के बाद CEO ने कहा कि मैं गिव अप करता हूँ, मुझे वाकई अंदाजा हो गया कि ये डाटा की जो शायद मेरे लिए इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, डाटा बहुत ओल्ड है, मैं नया डाटा क्रिएट करने पे ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशंस, ऐसे मामला आते हैं जहाँ पे, और बेसिकली लोगों का माइंडसेट होता है, ठीक है, आपने फिर उसको किस तरह कैसे डील करना है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो अब ये वाली जो हमने ऑप्शंस हैं ये बेसिकली हम रख देते हैं उनके सामने, ठीक है। आप बताएं इसमें से कौन सी चुनेंगे, मगर हर एक के प्रॉन्स एंड कॉन्स हम उनको बताते हैं। तो ऐसी सूरत में अगर उनको जल्दी सिस्टम चाहिए होता है तो फिर नॉर्मली चीजें इनके ऊपर आ जाती हैं, ठीक है। कई दफा क्लाइंट की जो टीम होती है वो अटकी होती है, ठीक है, वो बिला वजह चीजों को ड्रैग करने के लिए, नहीं हमें तो हर तरह की डिटेल चाहिए, हमें हर तरह की डिटेल चाहिए, हमें तो ये भी चाहिए, उनको लग रहा होता है ये इन्होंने करना है। तो हमारा फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्या होता है, हम उनको काम लगाते हैं, हम कहते हैं ठीक है बहुत अच्छी बात है, हम आपके साथ एग्री हैं, यहाँ होना चाहिए, आप ऐसा करें डाटा की प्रिपरेशन करके दें हमें, ये फॉर्मेट्स हैं, इस पे सारा डाटा आप प्रिपेयर करके दें, ठीक है, आप प्रिपेयर करें, हम इसकी लोडिंग करा के रिकॉन्सिलिएशन करेंगे सिस्टम की और आपने इसकी वेरिफिकेशन करनी है। तो फिर ऐसे सिनेरियो में कई दफा बहुत सारी जो लोग हैं वो उधर ही उसको स्टॉप कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि कई दफा हमें अंदाजा होता है ना डाटा के यूजेज इतने होते नहीं जितने लोग समझ रहे होते हैं, ठीक है। मतलब एक कंपनी कहती है जी मेरा 10-15 साल का डाटा यहाँ पे ले आओ, अच्छा खुद वो कंपनी एक्सेल में हर चीज को मैनेज कर रही है, उस सिस्टम पे भी रिलाई नहीं करती, तो वो इस सिस्टम का डाटा क्या करेगी, ठीक है। हाँ, जहां पे क्रिटिकल हो, जरूरी हो, वहां पे हम जरूर हम खुद उनको सजेस्ट करते हैं भैया आपके लिए बहुत क्रिटिकल डाटा, आप इसको मिस ना करें, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये आपके लिए वैल्यू ऐड कर सकता है। तो ये सिचुएशन आप अंडरस्टैंड कर पाए। यहाँ पे कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछे। अच्छा नेक्स्ट सिनेरियो है कि आपने जब एक्सपेंस लोड करने हैं तो याद रखें कि एक्सपेंसेस के साथ और जो उनके साथ रेवेन्यू अकाउंट होते हैं उनके साथ एक और चीज का भी इजाफा होता है। वो कोई बताएगा कौन से अकाउंट होते हैं वो? ये भी आपके काम को बढ़ा देते हैं, ठीक है। वो होते हैं आपके कॉस्ट सेंटर्स एंड प्रॉफिट सेंटर्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपने इसके साथ प्रॉफिट सेंटर भी टैग करना है, तो ये क्या करेगा, आपकी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस की वॉल्यूम बढ़ा देगा, और एक्सपेंस के साथ आपने कॉस्ट सेंटर्स भी टैग करने हैं, कॉस्ट सेंटर वाइज ये नई लाइंस क्रिएट कर देगा, ये आपके वॉल्यूम को बढ़ा देगा। मगर क्योंकि सिस्टम आप यूजर फ्रेंडली है, जैसे ऑटो बहुत ज्यादा फैसिलिटेट करता है डाटा इंपोर्ट एक्सपोर्ट को, फॉर्मेट खुद देता है, वो आपको टेस्टिंग की ऑप्शन देता है डाटा लोडिंग में, ठीक है।
उससे पहले वो वैलिडेट करवाता है आपसे ट्रांजैक्शन। तो ये आपके लिए हेल्पफुल है कि आप बल्क का जो डाटा है आप उसको थोड़ी एफर्ट के साथ ला सकते हो, ठीक है। एक्सेल में कन्वर्ट वगैरह करके आप उसको लोड कर सकते हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो रेवेन्यू में आपने क्या करना है, प्रॉफिट सेंटर्स ऐड करने हैं रेवेन्यू अकाउंट्स में, जैसे सेल्स के जो अकाउंट्स हैं कि किस किस जगह से आया, और एक्सपेंस में आपने क्या करना है, कॉस्ट सेंटर्स उनमें ऐड कर देने हैं, ठीक है। अच्छा, जब आप अपना डाटा लोड कर लेते हो तो आपने फिर क्या करना होता है कि देखिए अब बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस आप जो भी कर रहे हो आपके पास दो चीजें हैं, ठीक है। एक आपके पास बेसिकली डाटा है जो आपके क्लाइंट ने दिया, क्लाइंट के पास है, ठीक है। तो क्लाइंट डाटा, और दूसरा डाटा होता है जो आपका सिस्टम जो लोड किया वो आपका, ठीक है। क्लाइंट डाटा का जिम्मेदार क्लाइंट होता है, सिस्टम डाटा का जिम्मेदार आप होते हैं, ठीक है। तो आपने उसकी इनिशियल रिकॉन्सिलिएशन करवा के उनसे साइन ऑफ करवाना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करते हैं, आप दोनों जो डाटा है वो आपस में रिकॉन्साइल करते हैं, ठीक है। रिकॉन्सिलिएशन का मॉडल होता है कि सबसे पहले टोटल सम रिकॉन्साइल होते हैं। जब भी आपने रिकॉन्सिलिएशन करनी है उसका मेथड ये है कि आपने सबसे पहले टोटल सम रिकॉन्साइल करने हैं, नंबर 1। नंबर 2, आप लोगों ने सब बैलेंसेस, सब टोटल जिसे हम कहते हैं, ठीक है, वो रिकॉन्साइल करने हैं। और उसके बाद आपने, अगर ये चीजें ओके हैं तो फिर आपने इंडिविजुअल बैलेंसेस वो रिकॉन्साइल करने हैं, ठीक है। अगर ये ऊपर वाले रिकॉन्साइल हैं तो चांसेस होते हैं कि ये बाकी चीजें भी रिकॉन्साइल हैं, मगर आपने अपनी वेरिफिकेशंस करनी होती हैं, ठीक है। क्योंकि डाटा का फायदा तो यही है ना कि वो एक बेटर पिक्चर दिखाए। जब वो बेटर पिक्चर दिखाता है तो फिर ही वो उस पर बेटर डिसीजन मेकिंग हो सकती है। तो आपने इंडिविजुअल बैलेंसेस को रिकॉन्साइल किया, इंडिविजुअल बैलेंसेस को रिकॉन्साइल करने के बाद आपने क्या किया, आपने साइन ऑफ लिया, ठीक है, कि ये देखें ये आपके बैलेंसेस थे, ये हमारे बैलेंसेस हैं। अब हमने सिस्टम को, ठीक है, इसमें अब ट्रेनिंग्स का आ जाता है कि आप लोग बेसिकली ट्रेनिंग्स, अब कई दफा तो हम क्या करते हैं, मैंने बताया था कि ट्रेनिंग का हमारे दो मॉडल्स हैं। एक मॉडल ये है कि हम टेस्ट और ट्रायल डाटा के ऊपर, जैसे ये ओडो का ट्रायल डाटा है, हम इसी के ऊपर यूजर की ट्रेनिंग करवाते हैं, और पैरेलल हम एक बेसिकली डाटाबेस और क्रिएट करके तो हम उस पे वो सेटअप्स को रेडी करते हैं, ठीक है। ट्रेनिंग ऑन ट्रायल डाटा, और सेकंड होता है कि यूजर को यहाँ पे कई दफा वो बेसिकली वो वेरिफिकेशन नहीं कर पाता, तो हम उसके बैलेंसेस लोड करके ना उसमें एक कट ऑफ लगा के, तो ये हमने गोरमे में यूज किया था। गोरमे में बेसिकली हमारे साथ लीडरशिप की सपोर्ट बहुत ज्यादा थी, तो वहां पे ये चीजें हम कर लेते थे। हम दोबारा बैलेंसेस हम क्या करते थे, सिस्टम एक दफा रेडी करके उन्हें कहते थे इसमें ट्रांजैक्शंस करो, और ये लाइव है, ठीक है। हमको ट्रेनिंग्स वगैरह हम पहले करवा चुके होते थे, लाइव ट्रांजैक्शन करो, महीना ट्रांजैक्शन करते थे हम, महीने के बाद कहते थे सारे जो ट्रांजैक्शन बैलेंस वाइप आउट किया, नए बैलेंसेस लोड किए, फिर करो, ठीक है ये। और उनको नहीं बताते थे कि ये ट्रेनिंग हो रही है अभी। तो दूसरे महीने हमने उनसे भी ट्रांजैक्शन की, देखा कहाँ कहाँ पे जरूरत है ट्रांजैक्शन, उनको ट्रेनिंग्स वगैरह की, हमने वो ट्रेनिंग्स करवाई उनकी, उनको गाइड किया जहां जहां पे उनकी रिक्वायरमेंट थी। तो उसमें से फिर ट्रांजैक्शन डाटा वाइप आउट किया और नए बैलेंसेस को लोड किया, क्योंकि हर डेट को बैलेंसेस चेंज होते हैं ना, जब भी आपका कट ऑफ है चेंज हो गया, बैलेंसेस हमने लोड किए और उन्हें कहा कि भाई अब ये 100% लाइव है, कोई गलती अब एक्सेप्टेबल नहीं होगी, ठीक है। आपने ये नहीं समझना कि अब ये फिर हो, उसके बाद वो लाइव हो जाता था। और इसे इतने अरसे में यूजर क्योंकि एक्चुअल ट्रांजैक्शन उसके साथ कर रहे होते थे, तो उसकी एक्सेप्टेबिलिटी और ट्रेनिंग इस अरसे में हो चुकी होती थी, ठीक है। तो ट्रेनिंग्स में भी मल्टीपल मेथड्स अप्लाई होते हैं। मुझे इसमें अगर ट्रेनिंग से पहले आपने डाटा की लोडिंग में कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें, ठीक है। मैं यहाँ पे इसके ऊपर थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देता हूँ, कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछें। अब जो हमारा मॉडल था ना ट्रेनिंग का, वो गोरमे में वो एक बड़ा ही समझ लें कि इनफॉर्मल सा मेथड था। नॉर्मली जो मेथड इसके लिए यूज होते हैं ना,
वो यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग के मेथड्स होते हैं, ठीक है, जहां पे हम क्या करते हैं, हम प्रोसेस की प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग में हम इसको जो नाम देते हैं, ठीक है, कहते हैं ये यूएटी हो गया इसका। यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग से पहले आप हर चीज कर चुके हो, ठीक है, आप अपनी कस्टमाइजेशन और वेरिफिकेशन और ये वो अब सिस्टम में अब उसने ट्रांजैक्शन करके वो उनके इफेक्ट्स और इम्पैक्ट्स देख रहा है, रिपोर्टिंग पे देख रहा है, उसके बाद वो बताता है कि सिस्टम को मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ या नहीं कर रहा। आल्दो ये बड़ा मुश्किल होता है लोगों से ये टेस्टिंग करवाना, क्योंकि उनको फियर होता है कि हमने साइन ऑफ कर दिया तो हमारे गले पड़ जाएगा, लोग करते नहीं है साइन, ठीक है। मगर एक फॉर्मल जो मेथड है उसमें क्या होता है कि यूजर की एक्सेप्टेंस टेस्टिंग ली जाती है। और कई दफा ये भी होता है कि हम बेसिकली ट्रायल सर्वर और लाइव सर्वर, कुछ कंपनीज मैंने देखा वो पैरेलल चला देती हैं कि आप ट्रायल में एंट्रीज करते रहें, ट्रेनिंग करते रहें और लाइव में एंट्रीज कर ट्रांजैक्शंस करते रहें। तो यहाँ पे भी एक चैलेंज होता है कि कई दफा जो गलती करते हैं कि लोग लाइव जो एक्चुअल एंट्रीज हैं वो ट्रायल में कर देते हैं, उनसे उनके बैलेंसेस रिकॉन्साइल नहीं हो पाते, ठीक है। तो ट्रेनिंग्स में आपके लिए जो एक चीज दूसरी इंपॉर्टेंट है वो आपकी टीम है। नॉर्मली प्रोजेक्ट की टाइमलाइंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है और आजकल तो प्रोजेक्ट पे क्लाइंट वेट ही नहीं करता, क्यों, क्योंकि वो प्रोसेस बड़े फास्ट हो गए हैं, ठीक है। इसीलिए मार्केट में जो फंक्शन कंसल्टेंट उनकी वैल्यू और उनकी डिमांड भी ज्यादा है, ठीक है। ऐसे लोग जो कोई प्रोजेक्ट्स को क्विकली एंड कर पाए, ठीक है, क्योंकि अब वो जमाना नहीं है कि मसलन एक मेरा दोस्त होता था, वो एक टेक्सटाइल में, वो कह रहा है कि 2 साल हो गए हम सिर्फ उनके प्रोसेस की स्टडीज कर रहे हैं, ये कोई 2010 की बात है। मैं हैरान होता था कि यार 2 साल से सिर्फ प्रोसेस स्टडी कर रहे हो वहां पे, और टीम कितनी थी, एक बहुत बड़ी ब्रांड है जो ईआरपी को जहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर है, और उनकी जो टीम थी वो सीनियर सोर्सेज की टीम थी। कहते 15 लोगों की टीम, हम वहां जाके बैठे हुए हैं, 2 साल से हम वहीं पे रह रहे हैं, आते जाते हैं, काम करते हैं और प्रोसेस की स्टडीज चल रही है। एक वक्त था बिजनेस वेट कर लेते थे, आज बिजनेस को ये नहीं पता 2 साल बाद मैंने होना है या नहीं होना, चीजें वर्टाइल हो गई ना, डायनामिक हो चुकी हुई हैं। तो ऐसी सिचुएशन में बेसिकली जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज्यादा है, स्पेशलाइज्ड स्किल लोग। तो हम क्या करते थे, हमने बेसिकली अपने जो ईआरपी के बिजनेस पार्टनर्स, ठीक है, इसलिए मैंने इरफान साहब आपसे भी कहा था कि स्पेशलाइज थोड़ा सा हमें होना पड़ता है, ठीक है। हम अपनी टीम को कन्वर्ट कर दिया था, हमने उनको नाम दिया था ईआरपी बिजनेस पार्टनर। जैसे एचआर ने एचआर बिजनेस पार्टनर रखे हैं, फिनांस ने फिनांस, तो हमने ईआरपी बिजनेस पार्टनर्स। अब हमारा जो ईआरपी बिजनेस पार्टनर है वो अपनी फील्ड में एक्सपर्ट है, ठीक है। हमारे पास ईआरपी बिजनेस पार्टनर फॉर एग्जांपल एक बंदा वो फाइनेंस का है, एक हमारे पास बिजनेस पार्टनर एचआर का है, या कई दफा हम देखते थे थोड़ा रोल है तो हम कंबाइन भी कर देते हैं फाइनेंस और एचआर को। एक हमारे पास बिजनेस पार्टनर जो है वो सेल्स एंड मार्केटिंग का है। हमने जो टेक्निकल, ठीक है, टेक्निकल हम मैन्युफैक्चरिंग को कहते थे, ये कहते हैं टेक्निकल, क्योंकि ये बड़ा क्रिटिकल होता है, टेक्निकल में डेवलपमेंट्स कस्टमाइजेशन बहुत ज्यादा होती हैं, ठीक है। फिर हमारे पास सप्लाई चेन, जो वेयर हाउस इन्वेंट्री वगैरह को, यानी ये सिचुएशन टू सिचुएशन डिफरेंट थे। अब यहाँ पे भी आप ओडो के मॉड्यूल्स के लिए बना सकते हो कि जी ये ओडो अकाउंटिंग का है, ओडो इन्वेंट्री का है, ठीक है, और इन्वेंट्री में परचेज सेल कंबाइन करके फिर एचआर का अलहदा कर दो, बाकी मॉड्यूल्स का अलहदा कर दो। तो इस तरह के बिजनेस पार्टनर बनाए जा सकते हैं। अच्छा, अब हम जब किसी भी जगह पे प्रोजेक्ट लेते थे तो हम क्या करते थे वहां पे कि हमारा जो हर जो बिजनेस पार्टनर है ना, वो अपनी टीम्स के साथ हम उसको एंगेज कर देते थे। आपको याद होगा मैंने दूसरे तीसरे सेशन में आपको कमेटीज के बारे में बताया था, ठीक है, मैं एक दफा रिवाइज कर देता हूँ। ये छोटी छोटी मगर बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। सबसे पहला काम हमारा जब प्रोजेक्ट उनके साथ होता है फाइनल, तो हम कमेटीज बनाते हैं, ठीक है। अब कुछ कमेटीज होती हैं जो क्लाइंट के एंड पे होती हैं, अगर आप इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर हो। कुछ होती हैं इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर की एंड पे,
इनको हम कमेटी का हम टीम ज्यादा कहते थे, और कुछ होती हैं कंबाइंड। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि डिटेल वहां पे है, मैं सिर्फ कंबाइन का बताऊंगा, ठीक है। हम क्या करते थे, एक हमारी कमेटी होती थी कंबाइंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की, उसमें दोनों तरफ के प्रोजेक्ट मैनेजर्स होते थे, ठीक है। इनका काम क्या था, प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस, टाइमलाइंस और इनको मैनेज करना, ठीक है। एक इसके अलावा इस पे होती थी एग्जेक्टिव कमेटी जो कंबाइंड होती थी। इसका काम दोनों साइडों पे जो ऐसे चैलेंजेस, ठीक है, जो कि जरा लार्जर स्केल के हों और यहाँ तक हल ना हो सकते हो, तो ये कमेटी इसको मैनेज करती थी, ठीक है। और ये ऑन एंड ऑफ मिलती थी, ये फ्रीक्वेंट मिलते थे। फ्रीक्वेंट से मुराद है, हो सकता है शुरू में ये वीकली हो, मगर जैसे जैसे प्रोजेक्ट आगे बढ़ता हो या कम होता हो तो उसके मुताबिक इनकी जो मीटिंग है वो चेंज हो जाती थी, ठीक है। उसके बाद हमारे होते थे बेसिकली ईआरपी पार्टनर्स की हम एक टीम बनाते थे, ये भी कंबाइंड होती थी। फॉर एग्जांपल अब सप्लाई चेन में से एक हमारा रिसोर्स, ठीक है, और क्लाइंट के एक से दो रिसोर्सेज, या जैसे हमारा सप्लाई चेन का, तो क्लाइंट कहता था ये मेरा पर्सन परचेज से है, ये मेरा पर्सन स्टोर से है, ठीक है, तो ये मेरा पर्सन इंपोर्ट से है, 3 लोग उसके और एक हमारा, तो हमने एक टीम बना दी। अब इनका काम आपस में कोऑर्डिनेशन करना, और हमारी टीम इतनी ट्रेंड कि उसको पता है मैंने क्या करना है, ठीक है। ये बेसिकली ये है कि जब आप टीम डेवलप करते हो, टीम पे वर्क करते हो ना, तो हर टीम जाती अपने अपने काम में अलाइन हो जाती थी। वो उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट कर देती थी, उनकी स्टडी स्टार्ट कर देती थी, उनकी वो शुरू में यानी प्रोसेस फ्लोज बनाए, उनकी स्टडी की, फिर बैचलर प्रिपरेशन शुरू कर दी है वहां पे। और इसी अरसे में हम ये भी देख लेते थे कि इनमें शार्प लोग कौन से हैं, क्योंकि हमारा नेक्स्ट होता था ट्रेन द ट्रेनर वाला मॉडल। ट्रेन द ट्रेनर के मॉडल में हम क्या करते थे कि हम देखते थे कि यूजर क्लाइंट के पास ऐसे कौन से लोग हैं जो कि ज्यादा शौक रखते हैं चीजों को करने का, सीखने का, और ऐसे लोग होते हैं हर जगह पे ना, वो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं। तो हम उनको सिखाते थे, हम उनको बताते थे चीजों के बारे में, ताकि छोटे छोटे मसले वो अपने लेवल पे हल कर लें। हमारे पास वही चीजें हैं जो हमसे रेलिवेंट है, ठीक है। तो हम वहाँ पे हर डिपार्टमेंट में कोई ऐसे कुछ लोग जो हैं उनकी प्रिपरेशन करके उनकी ट्रेनिंग कर देते थे, ठीक है। अब ये जो फॉर एग्जांपल हमारे जो पार्टनर होते थे ना, ये अपने अपने एरिया संभाल लेते हैं। उससे क्या होता है, पैरेलल काम चल रहा होता है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे बिजनेस पार्टनर बताया ना, अब हमारा फाइनेंस वाला अपना काम किया जा रहा है, एचआर वाला अपना काम किया जा रहा है, ये और वीकली मीटिंग में हमने बेसिकली इस कमेटी की जो मीटिंग थी, इसमें हमने इनकी परफॉर्मेंस देखनी है और इनके चैलेंजेस पूछने हैं, ठीक है। और जहां पे कोई करेक्टिव मेजर लेने की जरूरत है वो करेक्टिव मेजर्स लिए। और अगर कोई ऐसा कंफ्लिक्ट स्कोप एक्सपैंड कर गया, फॉर एग्जांपल अब एक क्लाइंट के पास गए, उसने कहा कि जी जब सारी चीजें फाइनल होगी, उसने अटेंड कहा, उसने कहा मुझे प्रोडक्ट में एक लेयर ऑर्डर रिक्वायर्ड है, ठीक है, स्पेसिफिकेशन से भी हटके कुछ चीज मांग रहा था, वेरिएंट्स वगैरह की तरह की। अब वो इतना लंबा काम था तो हमें लगा कि ये प्रोजेक्ट जो है स्कोप से निकल जाएगा, मगर वो उस पर बजित था। तो फिर ऐसी सूरत में हमें चीजों को रीडिफाइन करने के लिए यहाँ पे जाके डिस्कस करना पड़ता है, ठीक है। बेसिकली ये इस तरह के मॉडल्स होते हैं जहाँ पे क्या होता है कि अब जब ये आपके जो रिसोर्सेज है ना, ये अपने क्लाइंट के साथ इतने एंगेज हो जाते हैं, ये इनकी आपस में बड़ी जल्दी हमारी कोशिश होती है ये हेल्प हो जाए अपने क्लाइंट के साथ, उनके लोगों के साथ। इनफॉर्मल वे में जब उनकी मीटिंग और डिस्कशन होती थी तो चीजें क्विकली होने लग जाती थी, ठीक है। फील नहीं होता था कि भाई हमारे ऊपर कोई ऐसा मुसल्लत है, बेसिकली वो कोऑर्डिनेशन से चीजें ज्यादा बेहतर होती थी। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछें प्लीज। तो जब आपका यूजर ट्रेन हो जाता है, ठीक है, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग होगी, सब कुछ हो गया, अब स्टेज आ गई गो लाइव की। और गो लाइव सबसे मुश्किल काम होता है, क्योंकि आपको स्टैंड बाय रहना पड़ता है, प्रॉब्लम आ सकते हैं, चैलेंजेस आ सकते हैं, ठीक है, चीजें हो सकती हैं। तो ऐसी सूरत में भी मल्टीपल स्ट्रेटजीज हमने कहा था ना, और हमारी ज्यादातर जो कोशिश होती थी वो पैरेलल डिप्लॉयमेंट की होती थी। पैरेलल डिप्लॉयमेंट में हम क्या करते थे कि पुराना सिस्टम भी चल रहा है तो पैरेलल नया सिस्टम भी चला, ठीक है। तो सबसे पहले हम कहते थे कि पुराना सिस्टम आपका मेन होगा, मेन इज योर ओल्ड सिस्टम, आप उसमें ट्रांजैक्शन करें। और प्रॉब्लम ये होती थी कि यूजर जो है ना वो रेजिस्ट करता है, रेजिस्ट क्या करता है, वो नए सिस्टम में ट्रांजैक्शन नहीं करना चाहता। तो हम कहते थे कि चेक करने वाले जो मैनेजर्स होते थे, आपने जब साइन करना है तो आपने पुराने सिस्टम के साइन के साथ नए सिस्टम में या तो ऑनलाइन अप्रूव करना है या आपने उसकी ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करना है, आपकी जिम्मेदारी है ये,
ठीक है, अगर आपने एक को साइन किया दूसरा वेरीफाई नहीं किया तो यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो कुछ अर्सा गुजरता था, एक मसलन 1 माह के बाद हम उनको कह देते थे कि अब आप योर न्यू सिस्टम इज ऑन टॉप, नए सिस्टम की ट्रांजैक्शन और जो ओल्ड सिस्टम है वो बैकएंड पे लेके जाएगा। और साथ साथ हम रिकॉन्सिलिएशन करते होते थे। रिकॉन्सिलिएशन से मुराद ये है कि दोनों सिस्टम में कितनी ट्रांजैक्शन है, बैलेंसेस वैल्यूम सेम है या नहीं है, ठीक है। हम एक जो ये हमारे जो रिसोर्सेज थे ना, वो ये अपना काम साथ शुरू कर देते थे। तो उसके बाद क्या था कि एक वक्त आता था हमें लगता था यूजर मैच्योर हो गया है, तो एग्रीमेंट के साथ क्लाइंट के हम कहते थे कि हम ओल्ड सिस्टम आपका जो है वो हम उसको ऑफ कर रहे हैं और आपका जो नया सिस्टम है वो गो लाइव है, ठीक है। आइंदा से आपका नया सिस्टम ही यूजेज में आएगा। और उसके बाद भी एक अरसे तक जो मेन सपोर्ट है वो रहती है और आहिस्ता आहिस्ता फिर हम उसको सपोर्ट के ऊपर शिफ्ट कर देते थे, ठीक है। सपोर्ट में का मतलब होता है कि यूजर की तरफ से डिमांड आ रही होती थी, अब हमने एक टीम और नए प्रोजेक्ट पे शिफ्ट हो जाती थी, ठीक है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिए। अच्छा पार्टिसिपेंट्स, मुझे आप लोग क्योंकि कल हमारा लास्ट सेशन है, आप लोग बताएंगे कुछ स्पेसिफिक एरियाज जो कल के सेशन में मैं आप लोगों को कंडक्ट करवा दूं ऑन डिमांड। अगर आप लोग कुछ चीजें चाह रहे हैं तो प्लीज मुझे बताएं। एक तो अभी एनालिटिकल अकाउंट्स आप कह रहे थे इरफान साहब, ये चाहिए आपको। सर यूजर राइट्स का बता दीजिएगा। यूजर राइट्स का एक, वैसे यूजर राइट्स का एक सेशन हो चुका है, मगर उस पे कोई अगर आपके स्पेसिफिक क्वेश्चन है या आप सारा दोबारा कह रहे हो? हाँ सर यही चीज़ है कि मतलब जो पहले से डिफाइन है कि यूज़र क्या क्या कर सकता है, अगर उस पर भी हम मजीद उसको रिस्ट्रिक्शंस लगाने चाहें या किसी फील्ड पे रिस्ट्रिक्शन लगाने चाहें, इस टाइप की चीज़ें। अच्छा, इसमें चलें हम कुछ आपको ओवरव्यू मैं दिलवा दूंगा, मगर मकसद इसमें ना आपको थोड़ी सी सेल्फ स्टडीज भी करनी पड़ेगी, ठीक है। जी वो उसमें आज कुछ इस पे वर्किंग कर रहा था मैं यूज़र सिक्योरिटी पे, तो इस वजह से मैं इसी वाले से ज़रा बात कर रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, एनालिटिकल अकाउंट्स है, यूजर सिक्योरिटीज हैं, और कोई इसके अलावा एरिया? सर जी जी सर मैंने पूछना था कि जैसे कि कोई यूज़र अगर इस्तेमाल कर रहा हो सिस्टम, कोई भी ईआरपी इस्तेमाल ना कर रहा हो, जस्ट लाइक उसका सारा रिकॉर्ड हो एक्सेल वगैरह में, हम्म, तो वहाँ से इन चीज़ों से हम जब डेटा लेकर जाते हैं ईआरपी में, तो उसका थोड़ा सा एक एक्सपीरियंस दे दें। पूछे मसलन, वो तो बड़ा आसान है ना, वो तो डाटा है ही एक्सेल में, तो हमने एक्सेल से उसको लोड कर देना है वहां पे। देखो यहाँ पे भी हम क्या कर रहे थे, हम बेसिकली पुराने ईआरपी का डाटा एक्सेल में कन्वर्ट करके नए ईआरपी में लेके जा रहे थे। तो मेथड सारा यही है, उसकी बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रायल बैलेंसेस वगैरह तो होंगे ना। तो ये एक स्टेप कम हो गया, हमने अब एक्सेल से डायरेक्ट उसको लोड कर देना है, ठीक। अच्छा सर जी, ऐसे है कि एज ए फाइनेंशियल कंसल्टेंट और जो आपने बताया है, इसके अलावा और फर्दर क्या स्टेप्स हैं इससे जो है वो स्किल्स को इम्प्रूव किया जा सके या फर्दर स्टडी की जा सके, इसके बारे में भी अगर आप कोई गाइड कर सकें। फाइनेंशियल कंसल्टेंट की आप बात कर रहे हैं या फाइनेंशियल एनालिस्ट की बात कर रहे हैं? कंसल्टेंट की बात, कंसल्टेंट की, बेसिकली फंक्शनल कंसल्टेंट की आप बात कर रहे हो ना, ईआरपी के फंक्शनल कंसल्टेंट की। जी अच्छा, इससे रिलेटेड देखो अभी ना हमने आपके सामने पूरे के पूरे जो स्टेप्स और प्रोसेस है ना उनको डिफाइन कर दिया है। तो नॉर्मली जो ट्रेनिंग्स होती है ना वो बड़ी समराइज ट्रेनिंग्स होती हैं। समराइज ट्रेनिंग से मुराद होता है कि वो फंक्शनल फ्लोज की ट्रेनिंग्स होती हैं। मगर यहाँ पे सबसे पहले तो हमने आपको विजन दिया है कि आपकी सक्सेस फंक्शनल फ्लोज के साथ साथ बेसिकली जो आपके कोर कंसेप्ट है उनमें है। तो आपके पास जो यहाँ पे कोर स्किल होनी चाहिए ना इशफाक, वो आपके पास बेसिकली बिजनेस प्रोसेस की अंडरस्टैंडिंग और एनालिसिस। आप जितना इफेक्टिव कर पाएंगे, आप सिस्टम उतना ही इफेक्टिव
डिफाइन कर पाएंगे अगर आप ईआरपी से हट के मुझसे पूछो तो। ठीक है, मैं समझता हूँ कि यहाँ पे किसी भी में सबसे जो कोर स्किल है ना, वो बेसिकली ये है कि आप जाते हो ना बिजनेस प्रोसेस को, तो आप क्विकली ग्रैस्प करो उसको। आपको सबसे पहले प्रोसेस का बताओ। प्रोसेस में आपने देखा, सबसे पहले हमने उसकी स्टडीज करवाई, प्रोसेस फ्लोज बनाए, प्रोसेस फ्लो में एज इज बना, टू भी बना, उनकी अप्रूवल, उनकी डिस्कशंस, ठीक है, उसके बाद उनके जो डिजाइन और ये नेक्स्ट फेज। तो सबसे पहले अच्छा, अब प्रोसेस स्टडीज में आपके पास कुछ कोर स्किल, आपके पास बेसिकली स्किल होनी चाहिए लोगों के इंटरव्यूज करने की, क्वेश्चन किस तरह के पूछने हैं, कोई ऑब्जर्वेशन की, उनके वर्क को कैसे ऑब्जर्व करना है। ठीक है, इसके लिए मैं नॉर्मली रिकमेंड करता हूँ आप लोग अगर पॉसिबल हो तो डिजाइन थिंकिंग की ट्रेनिंग लें। डिजाइन थिंकिंग बेसिकली, ये टर्म लग रही है कि शायद कोई कॉम्प्लेक्स टर्म है, ये कॉम्प्लेक्स नहीं है। डिजाइन थिंकिंग से मुराद ये है कि डिजाइन थिंकिंग एक टूल है जो यूज होता है। डिजाइन थिंकिंग का कोर कंसेप्ट ये है कि बेसिकली जो हमारे नजदीक हर जो सोल्यूशन है वो एक डिजाइन है, जो डिजाइन है वो एक सोल्यूशन है प्रॉब्लम का। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके कोई भी देखो अपने इर्द गिर्द चीज, वो एक डिजाइन बना हुआ है ना। कहते हैं अगर कुछ लोग आपने चीज को बेहतर करना है ना, तो उसके डिजाइन को बेहतर कर दो। हमें पिछले दिनों अब डिजाइन थिंकिंग को भी फ्यूचर का कंपेटिटिव एडवांटेज कहा जाता है। मसलन अब लोग शहर डिजाइन थिंकिंग के मुताबिक डिजाइन कर रहे हैं। अच्छा, डिजाइन थिंकिंग में आप करते क्या हो, आप अपने क्लाइंट के साथ मिलकर चीजों को इंप्रूव करते हो। तो अगर पॉसिबल है तो आप इसकी ट्रेनिंग लें, इसको लर्न करें। ठीक है, इसके साथ साथ तो आप लोग प्रोजेक्ट की मैनेजमेंट की ट्रेनिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, क्योंकि जब आप सीनियर लेवल पे जाते हो ना, तो टेक्निकल स्किल्स देखो ये आपकी टीम मैनेज कर लेती है। हम अंदाजा नहीं कर पाते कि कई दफा ना कि अब आपके लिए जो जरूरी है, आपके पास प्रोजेक्ट हो, क्लाइंट मैनेजमेंट करने की स्किल हो, नेगोशिएशन की स्किल हो, तो ये आपकी कोर जॉब होती है। ठीक है, तो फिर जो नेक्स्ट स्किल है यहाँ पे वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की स्किल है। और कोई क्वेश्चन हो सर आप लोगों का? अच्छा, एक मॉड्यूल वो इसमें शामिल नहीं है। कल मैं कोशिश करूंगा कि हमारी प्रायोरिटी यही हो, आपको एनालिटिकल अकाउंट्स के बारे में बताएं, मगर मैं इसमें एचआर ऐड करवा देता हूं। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स। तो आपको इसके बारे में भी अवेयरनेस हो जाएगी। ठीक है, कि एचआर के कोर फंक्शंस क्या हैं और ये किस तरह से काम करता है। हम सबसे पहले आपको एनालिटिकल अकाउंट्स, यूजर सिक्योरिटीज और एचआर के जो फंक्शंस है वो करवाएंगे। कल एक्चुअली मैंने आउट ऑफ टाउन ट्रैवल करना है, तो मैं अवेलेबल नहीं हो पाऊंगा। तो मैं शकील साहब जो हैं, क्योंकि बेसिकली हमने डिस्ट्रीब्यूशन की हुई है। ठीक है, प्रोडक्ट रिलेटेड ट्रेनिंग्स वैसे भी उनकी हैं, उनकी मैं कंफर्म करूंगा। अभी कंफर्मेशन मैंने लेनी है कि वो कल या परसों जिस दिन भी अवेलेबल हुए तो हम आपके साथ एक सेशन जो है वो अरेंज करवा देंगे। ठीक है, और अगर आपकी इससे रिलेटेड कोई प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, या आपने बैलेंसेस की लोडिंग वगैरह से रिलेटेड वहां पे कैसे करनी है, अपलोडिंग से जो इरफान साहब आपका क्वेश्चन था, तो वो भी आप करवा लीजिएगा। ठीक है, उसमें हम आपको प्रैक्टिस करवा देंगे अगर ऐसे। मगर ये डेफिनेटली, क्योंकि देखो लोडिंग का प्रोसेस सेम है, पीछे इंपॉर्टेंट तो कोर कंसेप्ट है ना कि आपने प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो ये सेशन सर हम आपका करवा देंगे, और वो हमारा एक लास्ट सेशन होगा।